हेलो स्टूडेंट्स, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को ध्यान में रखते हुए अपन कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए टेस्ट सीरीज। और यह हमारी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज जो होने वाली है, इस क्रम में आज जो है 59 नंबर की टेस्ट सीरीज है या 60 नंबर की होगी। 60 नंबर की जो है टेस्ट सीरीज है और इंडियन ज्योग्राफी का यह तीसरा क्लास है हमारा, जिसमें हम क्या देखेंगे, कंप्लीट ज्योग्राफी करेंगे। यानी कि जो हमारे सिलेबस का तीसरा पार्ट है, हमने 3 भागों में सिलेबस को बांटा हुआ था और 3 पार्ट्स में जो है हमने इंडियन ज्योग्राफी को पूरा करने का अपना टारगेट बनाया हुआ था। आज जो है वो लास्ट क्लास है, जिसमें हम मुख्य रूप से देखेंगे। एक तो होगा आपका आपदा वाला सेशन। इसमें एक तो जो रहेगा, कौन सा रहेगा, तो इसमें एक क्लास होगी अपनी, मतलब आपदा वाला जो कंटेंट है उसको क्या करेंगे, शामिल करेंगे। साथ ही साथ में जो हमारा दूसरा टॉपिक है वह है चक्रवात वाला टॉपिक, जो है हम क्या करेंगे, इसमें शामिल करेंगे। और तीसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो इसमें शामिल होगा जनसंख्या वृद्धि वाला टॉपिक शामिल होगा, यानी कि जनगणना वाला जनसंख्या वृद्धि वाला टॉपिक शामिल होगा। और जो चौथा टॉपिक होगा वो जनसंख्या घनत्व वाला टॉपिक शामिल होगा और उसका वितरण। पांचवा टॉपिक होगा ग्रामीण और नगरीय प्रवास को लेकर के, ग्रामीण और नगरीय प्रवास वाला जो टॉपिक है उसको क्या करेंगे, शामिल करेंगे। इनसे मिलाकर के टोटल आज की जो है टेस्ट सीरीज में 50 क्वेश्चन है। विथ में जो है क्या है, साथ में आपकी डिटेल व्याख्या देखने को मिलेगी। तो चलिएगा क्लास की शुरुआत करते हैं। बस ध्यान पूर्वक जो है अंत तक क्लास को देखना है। यदि अच्छी लगे, प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेस्ट भी दे सकते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, या फिर आप जो है ये लगभग 24 घंटे बाद जो है पीडीएफ पिन किया जाता है। टेलीग्राम चैनल में भी जो है डेली पीडीएफ भेजे जाते हैं। चलिएगा बात करते हैं। हमारे पास में पहला प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि चक्रवात यागी ने मुख्य रूप से किन देशों को प्रभावित किया था। तो प्रश्न जो है आपका चक्रवात को लेकर के है, और चक्रवात जो है यागी अभी 2024-25 में जो है यह चक्रवात आया हुआ था और इसे है जो चर्चा में रहा था। खास तौर से अगर बात करें तो यह चक्रवात आपका बंगाल की खाड़ी में देखने को मिल जाता है। तो बंगाल की खाड़ी में इसने देखेंगे तो दिए गए ऑप्शन में आपका इसमें जो है म्यांमार, लाओस और वियतनाम देश सही हो जाएंगे। चलिए जानते हैं चीजें चक्रवात यागी के बारे में। इसका सही जवाब हो जाएगा म्यांमार, लाओस और वियतनाम को जो है प्रभावित किया हुआ था चक्रवात यागी ने। अब देखिएगा चक्रवात यागी जो है 2024-25 के दौरान चर्चा में रहा। एक क्या था, प्रमुख तूफान था, जिसने दक्षिण पूर्व एशिया देशों के जैसे कि म्यांमार, लाओस और वियतनाम में भारी तबाही मचाई हुई थी। अगर इसके कुछ फैक्ट देखेंगे, यागी चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया था, आप कहेंगे जापान द्वारा। तो ये फैक्ट आपको कम से कम जो है क्या होना चाहिए, ध्यान आना चाहिए। जैसे कोई भी चक्रवात है तो चक्रवात में कम से कम 2 बातें जो है आपको क्या करना है, मूल रूप से ध्यान करना है। पहली बात, स्थान वह चक्रवात जो है कहाँ पर आया हुआ है, और दूसरी बात जो है उसका नामकरण किसके द्वारा किया गया है। तो कम से कम इतनी बातें हैं, ध्यान रखना है आपको। स्थान में जो है पूरी दुनिया के चक्रवात नहीं ध्यान रखना है, जो भी आपके हिंदुस्तान यानी कि हिंद महासागर, जैसे कि हमारा क्या है, ये देश भारत है, और जो अरब सागर में जो चक्रवात आते हैं उनको आपको ध्यान रखना है। जो चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आते हैं उनको ध्यान रखना है। इसके अलावा चक्रवात पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक है हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है भारत के चक्रवात, यानी कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात, उन्हीं को आपको ध्यान रखना है। तो यह कहाँ पर आया हुआ है, बंगाल की खाड़ी में आया हुआ है। और यागी को जो है आप कैसे ध्यान कर पाएंगे कि चक्रवात जो है जापान से, इसका नाम क्या है आपको जोड़ना है। तो आप कहेंगे यागी से शब्द ध्यान रखेंगे योगी सन्यासी, और योगी सन्यासी जैसी उम्र जो है कहाँ के लोगों की हो गई है, तो जापान के लोग जो है जनसंख्या वृद्धि में रुचि नहीं लेते हैं, वह जो है सिंगल ही रहना चाहते हैं। तो वहाँ जो है अधिकतम लोग क्या हो चुके हैं, वृद्ध हो चुके हैं। तो सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा भी वहीं पर है। तो जापान के लोग सबसे ज्यादा वृद्ध यानी कि योगी जैसे हो चुके हैं। चलिएगा आगे बात करते हैं। म्यांमार और वियतनाम उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। चक्रवात, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, चक्रवात हमेशा कैसा होता है, जो चक्रवात का केंद्र बिंदु होता है, जैसे चक्रवात की आंख कहते हैं, वह निम्न वायुदाब का क्या होता है, केंद्र होता है। चक्रवात में जो है हवाएं कैसी घूमती हैं, सर्पिलाकार यानी गोलाकार आकृति में घूमती रहती हैं। इस प्रकार से हवाएं जो है केंद्र को भरने का क्या करती हैं, प्रयास करती हैं, ऐसे घूमती हैं।
इन तूफानों का नामकरण संचार को प्रभावी बनाने और आपदा की तैयारी करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपको कम से कम कितने फैक्ट ध्यान रखना है, 2 फैक्ट कम से कम ध्यान रखना चाहिए कि जापान जो यागी चक्रवात था उसका नामकरण किसने किया था, निम्न वायुदाब का केंद्र है और ये कहाँ पर आया हुआ था, बंगाल की खाड़ी में आया हुआ था, म्यांमार, लाओस और वियतनाम को प्रभावित किया हुआ था। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। चक्रवात दाना का नामकरण जो है किस देश द्वारा किया गया था, तो आप क्या बताएंगे कि चक्रवात जो दाना है, ये शायद आपको डॉट पे नहीं दिख रहा होगा, तो अपन क्या करते हैं इधर जो है बड़ा कर लेते हैं, बस हम लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। हम वैसी स्थिति में क्या नहीं कर पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे। अगर मैं हाईलाइटर लेता हूँ तो ये कौन सा कैसा लिखता है देख लेते हैं, कुछ लिख पा रहा है, चलिए ठीक है ये भी लिख देता है, तो थोड़ा मोड़ा अपन को लिख सकते हैं, इसे ऐसे करेंगे, ठीक है दिख जाएगा। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि दाना चक्रवात क्या है, आपका जो चक्रवात है जिसका नाम है एक दाना, दाना चक्रवात का नामकरण किस देश द्वारा किया गया था। तो हमने ये पढ़ा भी हुआ था अपने थ्योरी वाली क्लास में कि दाना क्या होता है, कतराई की जाती है, तो किस देश ने किया हुआ था, तो आप कहेंगे कतर देश द्वारा जो है दाना चक्रवात का नामकरण किया गया था। और अगर बात करें तो रेमल चक्रवात जो है ओमान द्वारा नामकरण किया गया था, सऊदी अरब द्वारा फेंगल चक्रवात का नामकरण किया गया था। तो कतर क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। अतिरिक्त फैक्ट देखिएगा कि चक्रवात दाना मुख्य रूप से भारत के कहाँ, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों को क्या किया हुआ था, प्रभावित किया हुआ था। यानी कि ये कहाँ पर चक्रवात आया हुआ था, तो आप कहेंगे बंगाल की खाड़ी में आया हुआ था, तभी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित करेगा, तभी ना करेगा भाई। जैसे मैं दक्षिण भारत का छोटा सा यहाँ पर मानचित्र बनाऊं तो उड़ीसा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और पश्चिम बंगाल जो है आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, यहाँ देखने को मिलेगा, अर्थात ये चक्रवात यहाँ आया होगा तभी तो क्या करेगा, इन्हें प्रभावित करेगा। और इसका नामकरण किस देश द्वारा किया गया था, तो कतर द्वारा किया गया था। दाना का अर्थ क्या होता है, कतरा या टुकड़ा होता है। यह चक्रवात भारत के पूर्वी तट पर जो है सक्रिय रहा था, यानी कि इधर की ओर सक्रिय रहा था। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जो है इससे क्या थे, जो है प्रमुख जो है प्रभावित प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र हैं, जो अक्सर क्या होते हैं चक्रवातों से प्रभावित होते हैं। उत्तरी हिंद महासागर में चक्रवातों का नामकरण क्षेत्रीय विशेषीकृत मौसम विज्ञान केंद्र करता है। नामकरण की प्रक्रिया में हिंद महासागर के कुल 13 देश शामिल होते हैं। ध्यान रखिएगा जब चक्रवातों के नामकरण की बारी आती है तो उसमें कितने देश शामिल होते हैं, आप कहेंगे 13 देश है। यह देश जो है क्रम क्रम से किसी भी चक्रवात का क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। अगली बात करते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है। प्रश्न पूछ रहा है हमारा जनसंख्या घनत्व को लेकर के। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जनसंख्या घनत्व कहते हैं किसे हैं, तो आप कहेंगे किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले व्यक्तियों की एक संख्या कितनी है, उसे क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। दरअसल इसकी परिभाषा के रूप में आप जब बताते हैं तो कहते हैं प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 2011 की जनगणना के अनुसार आप क्या बताएंगे, 382 जो है भारत का जनसंख्या घनत्व है। देखते हैं व्याख्या, 382 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है रहने वाले क्या है, लोगों की संख्या को दर्शाता है। और 2011 में जो है भारत का औसतन जनसंख्या घनत्व कितना था, तो आप कहेंगे कि 382 था। अतिरिक्त फैक्ट देखिएगा, 2001 में जो है 2001 की जनगणना के अनुसार हमारा जनसंख्या घनत्व कितना था, 324 था। 2011 में यह जो है कितनी वृद्धि हुई है पिछले बार की तुलना में। जनगणना क्या होती है आपकी, आप कहेंगे 10 वर्षों में होती है, तो 2011 के पहले 2001 में हुई होगी। 2001 में 324 था और 2011 में कितना हो चुका है, तो आप कहेंगे कि 382 हो चुका है। तो दोनों का अंतर निकालेंगे, कितनी 58 अंकों की जी है पिछले बार की तुलना में क्या हुई है, 2011 में वृद्धि हुई थी। जनसंख्या घनत्व क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात को दर्शाता है। जनसंख्या जो घनत्व होता है, क्या जो जनसंख्या घनत्व होता है वो क्या बताता है कि किसी क्षेत्रफल में जो है कितनी जनसंख्या रहती है, अर्थात जनसंख्या घनत्व जो है क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात को दर्शाता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ देखने को मिल जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, बिहार राज्य में जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व देखने को मिल जाता है, जिसका जनसंख्या घनत्व है कितना है, 1102 है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो कहाँ देखने को मिलेगा, आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में, जिसका जनसंख्या घनत्व तो आपका 17 है। अगर राज्यों में पूछेंगे तो ये बताएंगे। अगर ऑल ओवर भारत में पूछा जाए तो दिल्ली में क्या है, सबसे ज़्यादा आपको जनसंख्या घनत्व देखने को मिल जाएगा। कहाँ देखने को मिल जाएगा, दिल्ली में जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं, पृथ्वी के भीतर जिस स्थान से भूकंपीय ऊर्जा की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं। तो देखिएगा
हमने देखा हुआ था भूकंप, जब हमने क्या किया था, अध्ययन किया था कि इस प्रकार से पृथ्वी होती है और पृथ्वी के अंदर से क्या निकलती है, भूकंपीय तरंगें निकलती हैं और इस प्रकार से ऊपर की ओर जो है जाती हैं। तो जिस स्थान से उत्पन्न होती हैं उसे क्या बोलते हैं, भूकंप मूल बोलते हैं। और जहां पर पहली बार जो है लंबवत ऊपर की ओर अनुभव की जाती है उसे एपी सेंटर या अधिकेंद्र बोला जाता है। तो क्या सही जवाब हो जाएगा? आप कहेंगे अधिकेंद्र तो क्या होता है, ये वाला स्थान है जहां पर पहली बार अनुभव की जाती है, ये अधिकेंद्र हो जाएगा। भूकंप मूल जो है, मूल का मतलब क्या होता है, जहां से उत्पत्ति होती है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जहां से उत्पत्ति होती है भूकंप मूल कहते हैं। सिस्मोग्राफ क्या है? भूकंप को मापन करने वाला यंत्र है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं भूकंप मूल या अवकेंद्र, फोकस या हाइपो सेंटर आपका सही जवाब हो जाएगा। आप देखेंगे व्याख्या में कि पृथ्वी के गर्भ में वह बिंदु जहां से भूकंप की शुरुआत होती है या ऊर्जा मुक्त होती है उसे क्या कहते हैं, भूकंप मूल या हाइपो सेंटर कहा जाता है। अतिरिक्त फैक्ट देखिएगा, जहां भूकंपीय तरंगे जो है सबसे पहले धरातल पर टकराती हैं उसे क्या कहते हैं, अधिकेंद्र या एपी सेंटर कहते हैं। इंग्लिश वर्जन ध्यान रखना। तो ये फैक्ट जो है खास है, पूछा जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है, इस बात को भी आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। रिएक्टर स्केल या मर्केली स्केल दोनों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन जो वर्तमान में ज्यादातर यूज होता है वो रिएक्टर स्केल है। भूकंप को रिकॉर्ड करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, आप क्या कहेंगे, सिस्मोग्राफ जो है उस उपकरण को कहा जाता है। भारत को वर्तमान में 4 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है, कौन कौन सा, भूकंप जोन 5, भूकंप जोन 4, भूकंप जोन 3, भूकंप जोन 2। ये क्या है, भारत के क्या है, भूकंपीय जोन है। इसमें जो सबसे खतरनाक भूकंपीय जोन है वो 5 है। विवर्तनिक क्रियाएं भूकंप का सबसे प्राकृतिक कारण है। विवर्तनिक क्रियाएं मतलब टेक्टोनिक, प्लेटों का क्या करना, पृथ्वी की प्लेटों का हिलना, गति करना, यह जो है भूकंप का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। 5वें नंबर का प्रश्न है, सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? आप क्या बताएंगे कि इनकी उत्पत्ति जो है जापानी भाषा से हुई है। क्या हुई है, सुनामी शब्द की उत्पत्ति जो है जापानी भाषा से हुई है। सबसे ज्यादा सुनामी जो है जापान में ही आते हैं। व्याख्या देख लेते हैं कि सुनामी एक, चूंकि प्रश्नों की संख्या आज क्या है फ्रेंड्स, जो है 50 है और प्रत्येक प्रश्न में जो है पर्याप्त व्याख्या है, तो अपन क्या है हर उसमें व्याख्या नहीं दे सकते। यकीन मानिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सुनामी जो है एक जापानी भाषा का शब्द है, जिसमें सु का अर्थ होता है बंदरगाह, नामी का अर्थ होता है लहर। ठीक है। अतिरिक्त फैक्ट की बात करेंगे तो किसका, कौन सी भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का सुनामी। सुनामी मुख्य रूप से समुद्री भूकंपों के कारण उत्पन्न होती है। सुनामी का मतलब क्या होता है, समुद्र की लहरों का बहुत ऊंचा ऊंचा हिलने लगना। और ये क्यों हिलती हैं, जिस प्रकार से पृथ्वी में क्या होता है, सतह में सतह हिलती नहीं है तो वहाँ कंपन होता है, समुद्र में जो है जब भूकंप आता है तो वहाँ ये लहरें हिलने लगती हैं। खुले गहरे समुद्र में सुनामी की लहरें की जो है ऊंचाई क्या हो जाती है, बहुत कम होती है, लगभग 1 मीटर की। और गहरे समुद्र में सुनामी की गति से जो है 500 से क्या है 800 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। अगर इतनी गति जो है बढ़ जाती है तब जो क्या है सुनामी आ जाती है। तट के पास पहुंचते ही सुनामी की ऊंचाई जो है 30 से 40 किलोमीटर, सॉरी 30 से 40 किलोमीटर अगर ऊंचाई बढ़ जाएगी तो पूरा भारत डूब जाएगा। ठीक है, 30 से 40 मीटर बढ़ जाता है, फिर भी ये बहुत ऊंचाई होती है। मान लीजिए, कल्पना कीजिएगा, ये भारत का जो है क्या है तटीय प्रदेश है, यहाँ पर एक उड़ीसा राज्य है और यहाँ से जो है सुनामी इस प्रकार से लहरें आती हैं, इस प्रकार से, और इसकी ऊंचाई यहाँ आती आती कितनी बढ़ जाती है, 30 से 40 मीटर बढ़ जाती है। तो बताइए, उड़ीसा इतना ऊंचाई तक जो है पानी बढ़ जाएगा तो क्या हालत होगी। ठीक है, तो बहुत सारा नुकसान हो जाता है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछिए कहाँ स्थापित किया गया था सुनामी चेतावनी केंद्र, आप क्या बताएंगे, हैदराबाद में स्थापित है। 6वें नंबर का प्रश्न है, चक्रवात फेंगल का नामकरण जो है किस देश ने किया हुआ था? क्या बताएंगे, भारत, श्रीलंका, कंबोडिया, सऊदी अरब। तो क्या बताएंगे, सऊदी अरब द्वारा जो है फेंगल का नामकरण किया गया था। फेंगल का मतलब क्या होता है, मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ। फेंगल का मतलब क्या होता है, फंगल, फंगल जानते हैं ना, फंगल किसको बोलते हैं, कवक को जो है इंग्लिश में फंगल बोला जाता है। और कवक कहाँ पर लग जाती है, कहाँ लग जाती है कवक, कवक कहाँ लग जाती है, तो भगवान के मंदिर में जहाँ पर रोज क्या करते हैं, पानी डालते हैं, वहां पर आप देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा जो है कवक लग जाती है। मतलब काई जैसी संरचना, इसे खज्जी बोलते हैं, काई बोलते हैं, ये सही संरचना बन जाती है जहाँ पर आप डेली जल चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द देखेंगे, रब छिपा हुआ, रब का मतलब होता है भगवान, सऊदी का मतलब क्या होता है, 100 दिन, क्या होता है 100 दिन। तो 100 दिन तक रब में क्या डालो, पानी डालो, वहां पर जो है फंगल लग जाएगी, यानी कवक बन जाएगी। इसी प्रकार से आपको क्या कर लेना है, याद है। शक्ति चक्रवात किसका है, श्रीलंका, श्रीलंका को हम पराजित करने में क्या दिखाई थी, शक्ति दिखाई हुई थी जब सीता हरण किया था रावण ने। ठीक है। कंबोडिया के चक्रवात का नाम क्या है,
तो कोनेरो चक्रवात जो है कंबोडिया में आया हुआ था। अगली बात करते, नामकरण किए हुए थे किसने किए? चक्रवात फेंगल का नामकरण किसके द्वारा? सऊदी अरब द्वारा किया गया है। और इस तूफान ने मुख्य रूप से किसको प्रभावित किया था? तमिलनाडु को। तो भगवान से क्या करते हैं? आप मिलन करने जाते हैं, भगवान से क्या करते हैं? मिलन करने जाते हैं और वहीं पर जल चढ़ाते हैं तो वहीं पर फंगल लग जाती है। फेंगल नाम का संबंध तमिलनाडु के पोंगल त्योहार से जोड़कर याद रखा जा सकता है। पोंगल फेंगल ऐसा भी कर सकते हैं, पोंगल फेंगल, पोंगल जो है त्योहार है। चक्रवात बनने के लिए, अब जैसे ऐसा पूछेगा फेंगल चक्रवात से कौन सा राज्य प्रभावित हुआ था, आप ध्यान रखेंगे पोंगल फेंगल, पोंगल, पोंगल किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। चक्रवात बनने के लिए गर्म समुद्री जल का जो है एक क्या होता है? प्रमुख पारिस्थितिकी होती है, मतलब एक वातावरण है ये। चक्रवात के नाम जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की समितियों द्वारा जो है तय किए जाते हैं। अटलांटिक महासागर में चक्रवातों को क्या कहते हैं? हरिकेन कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अटलांटिक महासागर कहाँ है? यूरोप और अमेरिका के बीच में। तो संभवतः जो अमेरिकी तट पर चक्रवात आते हैं उन्हें हरिकेन कह दिया जाता है। हरिकेन और टॉर्नेडो दोनों अमेरिकी तट पर कहलाते हैं, ठीक है। टाइफून जापान सागर में कहलाते हैं या दक्षिण चीन सागर में, और बिलीबिलीज जो है ऑस्ट्रेलिया में कहलाते हैं, और भारत में चक्रवात कहलाते हैं। चक्रवातों का जो व्यास यानी कि जहां पर आते हैं उनके केंद्र बिंदु से लेकर प्रसार जो है कितना हो सकता है? 500 किलोमीटर तक हो सकता है। 7वां प्रश्न है, भारत की जनगणना के इतिहास में किस दशक को जो है महान विभाजक वर्ष माना जाता है? तो आप कहेंगे कि 1911 से लगा करके 21 का समय है, इसे महान विभाजक वर्ष माना जाता है, क्योंकि ये एकमात्र समय है, जनगणना है, जहां जनसंख्या वृद्धि क्या हुई थी? बढ़ने की बजाय जो है क्या हुई थी? नकारात्मक हुई थी। क्या हुई थी? नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई थी। तो ये एकमात्र क्या है? ये वर्ष है, इसलिए इसे महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। वर्ष 1911 से 21 के बीच जो है भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही थी? नकारात्मक रही थी, लगभग -0.31% रही थी, इसलिए यह जो है महान विभाजक वर्ष कहलाता है। अतिरिक्त फैक्ट देखेंगे, भारत में जो है पहली जनगणना कब हुई थी? मेयो के समय पर 1872 में हुई थी। कई बार जो है ये प्रश्न आपसे क्या है पूछा गया है कि पहली बार जनगणना जो है मेयो के समय पर 1872 में हुई थी। भारत में पहली व्यवस्थित यानी कि वैज्ञानिक तरीके से या दशकीय आधार पर जनगणना कब हुई थी? तो आप कहेंगे 1881 में रिपन के समय पर हुई थी पहली जनगणना, मेयो के समय पर। पहली वैज्ञानिक जनगणना या दशकीय जनगणना या व्यवस्थित जनगणना रिपन के समय पर। आगे बात करते हैं, 1951 से 81 के काल को क्या कहा जाता है? जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है, क्योंकि 1947 में जैसी आज़ादी मिलती है हम जनसंख्या को तबाही मचा देते हैं भाई साहब, ठीक है, लाइन लगा देते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? आप कहेंगे 1951 में जो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी। 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं और कुल जो है भारत की जो है क्या है 15वीं जनगणना थी। यानी कि भारत में जब से जनगणना शुरू हुई थी उस समय से जोड़ा जाए तो ये 2011 से लगा करके कौन सी जनगणना है? 15वीं जनगणना है। अगर आज़ादी के बाद से जोड़ेंगे तो वो जनगणना कौन सी है? 7वीं जनगणना है। कौन से नंबर की? 2011 की जनगणना। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला भारतीय राज्य कौन सा है? यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर जो है कहाँ दर्ज की गई है? आप कहेंगे मेघालय में जो है सर्वाधिक वृद्धि दर्ज जनसंख्या वृद्धि दर जो है दर्ज की गई है। और अगर बात करेंगे भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो लगभग 17.7% जो है भारत की जनसंख्या वृद्धि दर है। वहीं अगर बात की जाए तो नागालैंड की जो क्या रही है जनसंख्या वृद्धि दर जो है, नागालैंड की एकमात्र राज्य है जिसकी सबसे कम या यूं कहें नेगेटिव रही है 2011 की जनसंख्या वृद्धि जनगणना के अनुसार। मेघालय की जनसंख्या वृद्धि दर जो क्या रही है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर रही है जो 27.9% है। देखिएगा नागालैंड भारत का एकमात्र राज्य है जहां पर जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही है, 0.-6% रही है। भारत की कुल दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% है। भारत की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 1.64%। अब देखिएगा 17.7% है, ये कितनी है? 10 की है, तो भागे 10 कर दीजिए, इतना आपका क्या निकल आएगा? उत्तर निकल आएगा। यानी कि वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हो जाएगी? 1.64% हो जाएगी। आगे बात करते हैं, जनसंख्या वृद्धि को जो है जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास प्रभावित कर सकते हैं। क्यों नहीं प्रभावित कर सकते भाई? अब इस क्षेत्र में देखें, पहले जो है 1000 लोग रहते थे, 1000 लोग रहते थे। अब यहाँ पर हो सकता है कि कुछ बच्चों का यहाँ पर जन्म हो जाए, हो सकता है कहीं और से जो है लोग आकर के यहाँ बस जाए, तो यहाँ की जनसंख्या क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो कौन प्रभावित कर सकते हैं कि जन्म दर, मृत्यु दर। अगर यहाँ के लोग जो है ज़्यादा लोग डेथ हो जाएंगे तो यहाँ की जनसंख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जनसंख्या वृद्धि दर कम हो जाएगी।
लोग अगर यहाँ से विदेशों से आकर के शहरों से रोजगार की तलाश में या नौकरी की तलाश में अगर लोग यहाँ बस जाते हैं तो यहाँ की जनसंख्या बढ़ जाएगी। परिवार नियोजन कार्यक्रम में लागू करने वाला भारत जो है विश्व का पहला देश है। ध्यान रखिएगा, परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करने वाला भारत जो है विश्व का क्या है, पहला देश है। कब से लागू किया था? 1952 से लागू किया था, क्योंकि जनसंख्या हमारे यहाँ पर पहले से ही बहुत भारी थी। अगली बात करते हैं, कल जो है अपनी क्या हुई थी भाई, क्लास नहीं हुई थी क्योंकि इंटरनेट नहीं था। इंटरनेट अभी भी नहीं है, तो ये रिकॉर्ड कर दे रहे हैं ऑफलाइन जो है। जब ये इंटरनेट अपने पास आता है तो क्या कर देंगे, इसको अपलोड कर देंगे, पब्लिश कर दिया जाएगा ऑनलाइन माध्यम से। तो बताइएगा भाई ऐसा कैसी क्लास लग रही है, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है? चिंता मत करिएगा, रिवीजन जो है आपका बहुत खतरनाक होने वाला है। जो आज इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी, इसके बाद एमपी ज्योग्राफी में पहुंच जाएंगे। इसे 3 क्लासों में ही एमपी ज्योग्राफी को खत्म कर देंगे। दिसंबर 2004 को जो है आई विनाशकारी सुनामी का मुख्य केंद्र क्या था? तो देखिएगा, हिंद महासागर की सबसे प्रसिद्ध सुनामी है वो कौन थे? दिसंबर 2004 की सुनामी है। और इसका क्या पूछ रहा है कि प्रमुख कारण कौन था जिसके कारण जो है क्या आई हुई थी, यहाँ पर सुनामी आई हुई थी? आप क्या बताएंगे कि यहाँ का जो प्रमुख कारण है? अभी आपने देखा था इंडोनेशिया के पास में जो बहुत भयानक क्या आया हुआ था, भूकंप आया हुआ था, तो उसके कारण जो है सुनामी आई हुई थी। तो ये क्या हो जाएगा, सुमात्रा का पश्चिमी तट या इंडोनेशिया के आसपास जो है बहुत बड़ा क्या आना, भूकंप आना। और 26 दिसंबर 2004 को जो है भारत के कई लाखों लोग इससे जो है प्रभावित हुए थे। सुमात्रा का पश्चिमी तट पर जो है क्या हुई थी, एक भूकंप आया हुआ। 2004 की सुनामी इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पास जो है 9.1 से लगाकर 9.3 तीव्रता के प्रचंड भूकंप के कारण क्या हुई थी, उत्पन्न हुई थी। इस सुनामी से भारत सहित जो है कुल कितने, तो आप कहेंगे 14 देश जो है प्रभावित हुए थे। भारत में सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा था? आप कहेंगे तमिलनाडु था। सुनामी के कारण भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, जिसका वो पूरी तरह से क्या हो गया था, जलमग्न हो गया था। इस आपदा में जो है दुनिया भर में लगभग जो है 3 लाख लोगों की क्या हुई थी, डेथ हुई थी। यह भूकंप सिस्मोग्राफ पर दर्ज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भूकंप जो है माना जाता है। इस बात को आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास में, भारत के किस भूकंपीय क्षेत्र को अत्यधिक उच्च जोखिम वाला माना जाता है, यानी ये सबसे खतरनाक माना जाता है? तो कौन सा होगा? भूकंप जोन 5वां जो है ये भारत का सबसे खतरनाक भूकंप जोन माना जाता है। क्योंकि और ये क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है? ज़्यादातर जो है हिमालयन क्षेत्र वाला पड़ता है, हिमालय वाला जो है ये क्षेत्र पड़ता है। कहाँ पर? हिमालय वाला। इसमें कौन कौन से राज्य आएंगे? जम्मू कश्मीर आएगा, हिमाचल प्रदेश आएगा, उत्तराखंड आएगा, अरुणाचल प्रदेश आएगा, ये राज्य आ जाएंगे। भूकंप 2 में जो है ज़्यादातर प्रायद्वीप भारत आता है। भूकंप 4 में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जो है गुजरात का कच्छ वाला क्षेत्र जो है आता है। भूकंप जोन 3 जो है ये वाला क्षेत्र तो बहुत नॉर्मल होता है। अगली बात करते हैं, भूकंप जोन जो है 5 सबसे खतरनाक है। भूकंप जोन 5 जो है सबसे खतरनाक क्षेत्र है, जिसमें जो है हिमालय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भारत और कच्छ कारण क्षेत्र और अंडमान निकोबार क्या है, शामिल है। भारत को जो है कुल 4 भूकंपीय जोनों में क्या किया गया है, बांटा गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। दिल्ली शहर भूकंप जोन जो है किस में स्थित है? तो ये देश की राजधानी है भाई, कम से कम ऐसे शहर ध्यान रख लीजिएगा कि जैसे कि दिल्ली शहर जो है किस भूकंप जोन में पड़ता है? तो आप कहेंगे भूकंप जोन 5 में, यानी खतरनाक है, जोखिम वाले 4 में है, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में है। और भोपाल किस में हो जाएगा, अपनी राजधानी मध्य प्रदेश की? तो आप क्या बताएंगे, ये जो भूकंप जोन 3 में पड़ जाएगा, 3 या 2 में जो है पड़ेगा। अगली बात करते हैं, प्रायद्वीप भारत का जो है अधिकांश हिस्सा किस में स्थित है? जोन 2 और 3 में आता है। गुजरात का भुज क्षेत्र भूकंप जोन 5 में स्थित है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ हिमालय क्षेत्र में मत मानिएगा, जो गुजरात का कच्छ वाला क्षेत्र है वह भी भूकंप जोन 5 में आता है। भारतीय मानक ब्यूरो भूकंपीय मानचित्रण क्या करता है, तैयार करने वाली संस्था है। ब्यूरो ऑफ इंडियन, क्या बोलेंगे भाई, इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है क्या है, भूकंपीय मानचित्रण तैयार करने वाली क्या है, एक संस्था है। आगे बात करते हैं, चक्रवात कोनरे ने जो है मुख्य रूप से किस क्षेत्र को प्रभावित किया था? तो आप क्या बताएंगे? देखिए, चक्रवात कोनरे की मुझे जो है नामकरण पहली बात ध्यान रखिएगा किसने किया हुआ था? तो आप क्या बताएंगे? कंबोडिया द्वारा जो है इसका क्या किया गया था, नामकरण किया गया था। किसके द्वारा? कंबोडिया द्वारा जो है इसका नामकरण किया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसने जो है किसको प्रभावित किया हुआ था, ये आपसे क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। तो किसको प्रभावित किया था? ताइवान और फिलीपींस को। तो ठीक है, ध्यान रख सकते हैं ना, था इग्नोर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ताइवान और फिलीपींस अगर बंगाल की खाड़ी का या अरब सागर का है तो जो ही ध्यान दीजिएगा, वरना जो है छोड़ सकते हैं।
चक्रवात कोनरे एक शक्तिशाली तूफान था जिसने ताइवान और फिलीपींस के तटीय क्षेत्रों पर तबाही मचाई थी। कोनरे का नामकरण जो है कंबोडिया ने किया हुआ था। और चक्रवात के मध्य भाग को जो है क्या कहते हैं, चक्रवात की आंख कहा जाता है। और हमेशा ये क्या होता है, आप ध्यान रखेंगे कि ये लो प्रेशर का क्षेत्र होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर गमन करते हैं। चक्रवात आने से पहले वायु दाब में क्या होती है, तेजी से क्या होती है, कमी होती है। और फिलीपींस प्रशांत महासागर के टाइफून बेल्ट में स्थित है। तो ये टाइफून ध्यान रखिएगा कि जो दक्षिण चीन सागर है, क्या है, जो दक्षिण चीन सागर है, दक्षिण चीन सागर कहिए या जापान के आसपास वाला इलाका कहिए, क्योंकि दोनों पास ही पास स्थित है, वहां पर जो है चक्रवात को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे टाइफून कहा जाता है। लातूर में जो है विनाशकारी भूकंप किस वर्ष आया हुआ था, तो लातूर कहाँ पर पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ पर एक बहुत भयंकर भूकंप आया हुआ था, तो यह किस वर्ष आया हुआ था, आपको क्या करना है, इसका जवाब देना। तो आप क्या बताएंगे, 1993 में जो क्या आया हुआ था, यहाँ पर बहुत खतरनाक भूकंप आया हुआ था। चलिए देखते हैं क्या था ये। लातूर भूकंपीय जो है प्रायद्वीप भारत की एक क्या है, बहुत बड़ी आपदा थी जिसने वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र की स्थिरता पर जो है पुनर्विचार करने पर मजबूर किया गया। पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि जो भारत का दक्षिण वाला अर्थात प्रायद्वीप क्षेत्र वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, यह भूकंप से क्या है, सेफ है, यहाँ पर जो है भूकंप नहीं आते। और लातूर महाराष्ट्र में जो है भूकंप आया, लोगों को हिला करके रख दिया कि भाई साहब ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी हो सकता है। कोयना का भूकंप जो है 1967 में आया हुआ था। ध्यान रखिएगा, एमपीपीएससी मेंस में जो है 2 नंबर का प्रश्न आ चुका है कि आज़ादी के बाद आए हुए भारत के कोई 2 भूकंप लिखिए, तो ऐसे ही बता देना था कि भाई एक हो गया लातूर भूकंप 1993 में, ये भी कहाँ पर आया हुआ था, महाराष्ट्र में। और कोयना भूकंप भी कहाँ पर आता है, तो आप क्या कहेंगे, यह भी जो है महाराष्ट्र में आया हुआ था। और कब आया हुआ था, तो आप कहेंगे यह जो है 1967 में आया हुआ था। भुज भूकंप जो है ये गुजरात में आया हुआ था और 2001 में आया हुआ था। और भुज भूकंप में जो है एक झील का निर्माण हुआ था जिसे अल्लाह बांध कहते हैं, वह भी मेंस में 2 नंबर में आ चुका है। तो भुज भूकंप जो है आपका 26 जनवरी 2001 को आया हुआ था गुजरात में। कोयना भूकंप महाराष्ट्र में। लातूर भूकंप भी कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा। जबलपुर जो है ये आपके लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले हैं। जबलपुर में जो है भूकंप कब आया हुआ था, 1997 में जो क्या था भूकंप यहाँ पर आया हुआ था। कलकत्ता में 1737 में जो क्या आया हुआ था, भूकंप आया हुआ था। लगभग 3 लाख लोगों की क्या हुई थी, यहाँ पर डेथ हुई थी। कोयना भूकंप को जो है जलाशय जनित भूकंप का उदाहरण माना जाता है। कैसा उदाहरण मानते हैं, जलाशय जनित भूकंप का, यानी कि किसी बांध का। जैसे ऐसा होता है ना, देखिएगा यहाँ कैसा होता है, अपन देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है भाई, बांध है आपका, ये क्या है, बांध है। और ये बांध में क्या होगा, अब क्या बताएंगे, क्या होगा, यहाँ पर पानी ही होगा। ये जो है पानी हमने भर दिया, क्या कर दिया, ये पानी भर दिया। अब ये पानी हो सकता है कि भाई हिलता डुलता हो, क्या हो, हिलता डुलता हो। अब पानी ऐसा थोड़ी मोड़ी पानी नहीं है भाई, इसमें बहुत बड़े बड़े बांध होते हैं और उन बांधों में पानी बहुत ज़्यादा होता है। अब ये पानी मान लीजिएगा पूरा पानी अगर इधर की ओर जो है फोर्स लगा दिया ना, तो पूरा भूकंप धरती पर आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे महाराष्ट्र में क्या आया हुआ था, इसी प्रकार से भूकंप आया हुआ था कि जो बांध था उसका पानी एक तरफ को जो है बल लग गया था। अब चीन में जो है दुनिया का सबसे बड़ा बांध स्थित है, वहां पर हमेशा खतरा बना रहता है कि भाई साहब भूकंप आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स को जो क्या करता है, इफेक्ट कर देता है। भाई पानी बहुत ज्यादा होता है इनमें, ऐसा नहीं होता। अब बताइए कि 4-4 बीघा में नहीं, 100-100 बीघा, 50-50 बीघा में, हजार-हजार बीघा में जो क्या बने होते हैं, बांध बने होते हैं। ठीक है, 1-1 किलोमीटर, कल्पना कीजिएगा 1 किलोमीटर की दूरी कितनी होती है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, कई तो 3-3 किलोमीटर लंबे भी क्या होते हैं, बांध होते हैं। तो जैसे महानदी पर देखिएगा लगभग 1 किलोमीटर का बांध बना हुआ उड़ीसा में। तो ये कोयना का जो भूकंप है जलाशय जनित एक भूकंप का उदाहरण माना जाता है, ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा, अभी हमने देखा हुआ है, अरुणाचल जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। यहाँ का घनत्व जो है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिलता है। वहीं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपको बिहार में देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको कितना, लगभग जो है 1102 जनसंख्या घनत्व देखने को मिल जाता है। गोवा जो है ये क्षेत्रफल के हिसाब से देखिएगा, जितना सिलेबस में दिया हो उतना ही बताऊंगा, क्षेत्रफल क्यों बताऊंगा, सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। अगली बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश आपका सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आपका कहेंगे 17 है, और जो भारत में क्या है, सबसे कम है। अतिरिक्त देखिएगा केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व
किसका है? दिल्ली का है। समझ रहे हैं यहाँ कितना व्यक्ति रहता है दिल्ली में, कितना डेंसिटी है जनसंख्या का। बिहार का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, जो कि 1 किलोमीटर के एरिया में, 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में बिहार में कितने लोग रहते हैं? तो आप कहेंगे 1102 रहते हैं। और दिल्ली में कितना है भाई? 11,320 है। समझ रहे हैं ना? यहाँ 100 है, यहाँ क्या है? 1000 है, यानी कि 1000 गुना जनसंख्या घनत्व है भाई कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है कि दिल्ली के बराबर पूरे भारत में कहीं पर नहीं है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व। आप बताइएगा, जिस क्षेत्र में मध्य प्रदेश में कितने लोग रहते हैं? कितना भाई? 236 है मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व। कितना है जनसंख्या घनत्व जो है मध्य प्रदेश का? कितना है? 236 है। और उतने ही एरिया में दिल्ली में कितने लोग रह रहे हैं? 11,320 लोग रह रहे हैं। कल्पना कीजिएगा कितने गुना जो है। तो क्यों नहीं भाई दिल्ली में गंदगी होगी? क्यों नहीं दिल्ली में प्रदूषण होगा? अभी इतने लोग रह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे ना, प्रदूषण वगैरह। कुछ नहीं, अगर बीड़ी ही पिएंगे ना ये लोग, सभी लोग धुआं निकालेंगे तो इतना धुआं हो जाएगा कि ये लोग बीमार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है जनसंख्या घनत्व के। कई बार पूछ लेता है मेंस में कि भाई क्या परिणाम हो सकते हैं जनसंख्या वृद्धि के? तो बहुत भयंकर परिणाम होते हैं, पता नहीं चलता भाई। मैनेजमेंट पुलिस प्रशासन जो है वहाँ का नहीं संभाल पाता है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है। इतने ही एरिया में यहाँ पर क्या रहते हैं? 46 लोग रहते हैं। और इतने ही एरिया में अरुणाचल प्रदेश में 17 लोग रहते हैं। समझ रहे हो? तो अरुणाचल प्रदेश कहते हैं भाई बल्ले बल्ले, कोई टेंशन नहीं है अपन को। मध्य प्रदेश का, वहाँ लोग जो है दूर दूर तक जो है लोग नहीं मिलते हैं। सुबह से निकल जाओ यार, आज कोई मिल जाए दर्शन देने के लिए तो हो सकता है मिल जाए, वरना मिलते ही नहीं है लोग। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 236 है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व कितना? 1029 है। और उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जनसंख्या में प्रथम है, परंतु जनसंख्या घनत्व में नहीं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1102 है। और फिर उत्तर प्रदेश से कितना है? 1029 है। यानी कि दूसरे स्थान पर कौन आएगा आपका? उत्तर प्रदेश कह रहा हूँ, वेस्ट बंगाल आएगा। अगर आपसे क्रम में लिखने के लिए आ जाएगा तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। क्या कहते हैं भाई? विवाह है बगल में कर ले, विवाह बगल में कर ले, तो करले से केरल हो जाता। शायद मुझे ट्रैक ऐसे ही ध्यान रखना है, ऐसे ही कुछ है। विवाह बगल में कर ले, तो ठीक है। बी से हो जाएगा बिहार, और बगल से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, बंगाल, और करले से हो जाएगा केरल। ठीक है, तो केरल होगा शायद तीसरे नंबर पर पॉपुलेशन डेंसिटी में। अभी देखेंगे, अपन को आएगा देखने के लिए तो वहाँ पर देख लेंगे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बहुत मुझे लगता है ये सिंपल सा प्रश्न होना चाहिए, क्योंकि आप जो क्या है अपना मोटा सा दिमाग लगा करके इसे आसानी से बता देंगे। तो कहाँ होगा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट? क्या कहेंगे? ये दिल्ली के अलावा कहीं और नहीं हो सकता। पुणे में क्या है भाई? पुणे में क्या है बताइएगा? वायरस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? पुणे में है। मुंबई में क्या है? बहुत सारी चीजें हैं मुंबई में। मुंबई में क्या है? बहुत सारी चीजें हैं, भारत का सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी। कलकत्ता में भी क्या है? बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी, खासतौर से बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो पुरातत्व संग्रहालय है यहीं पर देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं, नई दिल्ली में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो जाएगा, जो चक्रवात, वर्षा और अन्य मौसम संबंधी आपदाओं का पूर्वानुमान लगाती है। तो जो आपको गूगल पर मिल जाती है ना जानकारी, कल वर्षा होने वाले हैं 5 शहरों पर, 6 शहरों पर, तो ये इसी का एंटीना जो है बताता है। स्थापना के समय इसका मुख्यालय कहाँ हुआ करता था? पहले पुणे में होता था। किसका? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। यह विभाग जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत क्या करता है? कार्य करता है। चक्रवातों के लिए रेड अलर्ट जैसी जो है चेतावनियां यही क्या करता है? जारी करता है। सूखा प्रवण क्षेत्रों को जो है निर्धारण इसके द्वारा ही क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। उत्तर हिंद महासागर में चक्रवातों का नामकरण इसके अंतर्गत आने वाले केंद्र द्वारा किया जाता है। आगे बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास का सबसे प्रमुख प्रतिकर्ष कारक क्या है? यानी कि लोग जो है गांवों से शहरों की ओर क्या कर रहे हैं? पलायन कर रहे हैं। उसका प्रमुख कारण क्या है? आप सिंपल सी बात बताइए कि भाई रोजगार के अवसरों की कमी। क्यों जाते हैं भाई शहरों की? और दिल्ली हमारे यहाँ के लोग क्यों जाते हैं? तो आप कहेंगे पैसा कमाने के लिए, रोजगार की कमी के कारण। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन की कमी और कम मजदूरी जो है लोगों को शहरों की ओर जाने के लिए क्या करती है? आकर्षित करती है। इधर जो है गवर्नमेंट क्या कर रही है भाई? 190 रुपया, अधिकतम 200 रुपया उसमें दे रही है, क्या बोलते हैं, मनरेगा योजना में। और दिल्ली में एक व्यक्ति क्या करता है? 500 रुपया कमाता है।
तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति सोचते हैं कि भाई कौन दिल्ली में यहाँ रहेगा, गाँव में चलो 3 महीना कमाते हैं, इसके बाद खेती आने वाली है देखेंगे, तो ये लोग वहाँ से कमा लाते हैं। नगरों की ओर जनसंख्या का खिंचाव जो है अपकर्ष कारक कहलाता है, और ग्रामीण शहरी प्रवास में अक्सर पुरुषों का वर्चस्व ज़्यादा होता है, यानी कि जो लोग मतलब प्रवास करते हैं, प्रवास का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है, प्रव्रजन, माइग्रेशन। और इसमें जो सबसे ज़्यादा कौन प्रवास करते हैं, पुरुष करते हैं, क्योंकि महिलाएं जो है ऐसा होता है गाँव में जो है ज़्यादातर महिलाओं को बाहर जाने की अनुमति कम होती है, तो आदमी लोग क्या चले जाते हैं बाहर, पैसा कमाने के लिए चले जाते हैं, वो लोग जो है बच्चों के साथ में घर को संभाले रखते हैं। चलिएगा अगली बात करते हैं। 2050 तक विश्व की 2/3 जनसंख्या जो है नगरों में रहने का अनुमान है। ठीक है, क्या अनुमान है कि 2050 तक जो है दुनिया की लगभग 2/3 जनसंख्या यानी कि लगभग 67% जनसंख्या जो है आपकी कहाँ पर रहेगी, शहरों में रहेगी, बाकी जो है गाँव में रहेगी। अभी जो है लगभग 70% आबादी गाँव में रहती है और शहरों में कम रहती है, तो देखेंगे गाँव में जो है घट जाएगी, शहरों में ज़्यादा हो जाएगी। अगली बात करते हैं, शहरी क्षेत्रों में अधिक दबाव से क्या होता है, स्वच्छता और अपराध जैसी क्या है समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। भारत में जो है नगरीकरण की दर 2011 में 31.2% थी। अच्छा डाटा था, समानता इसे जो है याद नहीं करते हैं लोग। ध्यान रखना कि नगरीकरण की जो वृद्धि दर कितनी है, तो आप कहेंगे 31.2% है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगली बात करते हैं, चक्रवात राफेल ने किस देश को मुख्य रूप से क्या किया है, प्रभावित किया है, तो कोई खास नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्यूबा को जो है प्रभावित किया हुआ है। और चलिए इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये चक्रवात कहाँ का है, नामकरण फ्रांस ने किया हुआ है, हमारे यहाँ का चक्रवात नहीं है। जो हमारे यहाँ का नहीं है वो हमारा भी नहीं है, जो हमारे यहाँ का नहीं है वो हमारा भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। भारत में जो है सूखा घोषित करने के लिए वर्षा की कमी का मानक क्या है, यानी कि किसी क्षेत्र को अगर सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करना है तो उसकी वर्षा में मात्रा कितनी हो जानी चाहिए, 10% अगर क्या होती है, 10% से ज़्यादा कमी होती है तो उसे क्या कर देते हैं, सूखा क्षेत्र घोषित कर देते हैं। अगर हमारे यहाँ पर मान लीजिएगा बुंदेलखंड में, जैसे मध्य प्रदेश की औसत वर्षा कितनी है, 112 सेंटीमीटर है। अगर मध्य प्रदेश की औसत वर्षा देखेंगे तो आप कहेंगे कि 112 सेंटीमीटर है। अगर इसमें जो है 10% की कमी होती है, 112 का 10% कितना होता है भाई, निकाल पाते हो, गणित बनता है, कुछ कोशिश करता हूँ निकालने की, ठीक है। तो 10% घटाने के चक्कर में सीधा 90% निकालता हूँ, 90/100 हो जाएगा, जीरो से जीरो भग जाएगा, 12 धम्मा क्या होता है भाई, 10 एकन्ना 10, 10 एकन्ना 1, क्या आ जाएगा, 10 एकम 10, 10 एकम 10 दशमलव 10 एकम 10, ठीक है, लगभग इतना आ जाएगा। 9 का भाग देंगे तो इधर हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 99, यानी कि लगभग 99% अगर क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है, क्या हो जाती है, अगर 99% मध्य प्रदेश में वर्षा होती तो उसे क्या कहेंगे, औसत वर्षा बता रहा हूँ, अगर इतनी औसत वर्षा क्या होती तो उसे क्या कहेंगे, सूखा क्षेत्र कह देंगे। क्यों, क्योंकि 10% वर्षा जो है कम हो गई, ठीक है। तो ऐसे 10% से अगर किसी क्षेत्र में कम वर्षा हो जाती है, इससे ज़्यादा जो कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं, सूखा क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। औसत वर्षा जो 10% से अगर क्या हो जाती है, ज़्यादा कम हो जाती है, तो उसे क्या बोल देते हैं, सूखा क्षेत्र बोल देते हैं। मौसम विभाग के अनुसार यदि वार्षिक औसत वर्षा में 10% से अधिक की क्या होती है, कमी आती है, तो उसे क्या कहा जाता है, सूखे का सूचक माना जाता है। यदि वर्षा जो है औसत से 75% से कम हो तो वह गंभीर सूखा की स्थिति कहलाती है। राजस्थान और कच्छ अत्यंत सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं। महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र भी क्या है, एक सूखे के लिए जाना जाता है। सूखा 3 प्रकार का होता है, मौसम संबंधी सूखा, जलीय सूखा और कृषि सूखा। मौसम संबंधी सूखा किसे कहते हैं, जब जो है जैसे मान लीजिए कि वर्षा की ऋतु में, कौन सी ऋतु में, वर्षा की ऋतु में जो है वर्षा होने का समय होता है, उस दौरान अगर हर साल के बराबर वर्षा नहीं होती है तो उसे मौसमी सूखा कहा जाता है। जलीय सूखा, अगर किसी क्षेत्र में पानी की कमी हो जाती है, पीने के लिए पानी की कमी, तो उसे जलीय सूखा कह दिया जाता है। कृषि सूखा, जिसमें कृषि के लिए जैसे मान लीजिएगा जितने पानी की आवश्यकता होती है ताकि फसलें उत्पादन हो सकें, लेकिन उतनी नहीं हो पाती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, कृषि सूखा बोला जाता है। 1965 का सूखा भारत के लिए ऐतिहासिक रूप से क्या है, महत्वपूर्ण है। भारत का सूखा कौन सा जाना जाता है, 1965 का। अगली बात करते हैं, उत्तराखंड में बादल फटने का कारण जो है भीषण बाढ़ किस वर्ष की घटना है, तो आप कहेंगे कि 2013 में जो है यह घटना देखने को मिल जाती है, बादल फटने की घटना उत्तर प्रदेश में व उत्तराखंड में।
तो जून 2013 में केदारनाथ क्षेत्र में जो है बादल फटने से क्या है आई बाढ़, भारत की सबसे भीषण प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी। देखेंगे कि चोराबाड़ी ग्लेशियर के पिघलने से मंदाकिनी नदी में क्या हो गई थी, बाढ़ बढ़ गई थी। गंगा नदी में पंचप्रयाग पढ़े थे, उसमें एक क्या थी, अलकनंदा की सहायक थी मंदाकिनी नदी, और मंदाकिनी नदी के मिलने से कौन सा प्रयाग बनता था, आप कहेंगे रुद्र प्रयाग जो है बन रहा था। तो चोराबाड़ी ग्लेशियर था, उसमें जो है क्या हो गई, वो पिघल गया, उसके पिघलने से मंदाकिनी नदी में क्या हो गई, बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई। केरल की में जो है सदी की सबसे भीषण बाढ़ 2018 में आई हुई थी। उत्तराखंड की बाढ़ ध्यान रखेंगे 2013 में, केरल की बाढ़ ध्यान रखेंगे 2018 में, जम्मू कश्मीर की बाढ़ ध्यान रखेंगे 2014 में देखी गई थी। और उत्तर भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बाढ़ के लिए क्या है, जानी जाती हैं। असम राज्य ब्रह्मपुत्र की बाढ़ से लगभग जो है हर वर्ष क्या होता है, प्रभावित होता है। यही प्रश्न पूछे जाएंगे भाई, कौन सा क्षेत्र कब प्रभावित होता था, कौन से क्षण में कौन सी घटना हुई थी। जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था, आप क्या बताएंगे, हमारी जनगणना जो है हमारा भविष्य क्या था, ये जो है 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना का नारा था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। इसका शुभंकर क्या था, एक प्रगणक शिक्षिका जो है क्या, इसका एक शुभंकर था। 2011 की जनगणना के जो है प्रमुख अधिकारी थे, जिन्हें जनगणना आयुक्त या सेंसस कमिश्नर कहा जाता है, वो कौन थे, सी चंद्रमौली थे। कौन थे, सी चंद्रमौली। भारत की कुल जनसंख्या 2011 में कितनी थी, तो आप कहेंगे 121 करोड़ है। विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में लगभग 17.5% लोग जो है निवास करता है। 2011 में पहली बार बायोमेट्रिक आंकड़ों का प्रयोग किया गया था, यानी कि फिंगरप्रिंट का। जनगणना जो है संविधान की मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, संघ सूची का विषय है। क्या बात करते हो भाई, संघ सूची का विषय है जनगणना। हाँ, राज्य सरकार नहीं करवाती है, केंद्र सरकार करवाती है, इसलिए जनगणना क्या हो जाएगी, संघ सूची का विषय हो जाएगी। कोयना बांध के पास जो है आने वाले भूकंपों का मुख्य कारण क्या था, तो अभी हम पढ़ चुके थे, यह क्या था, जलाशय प्रेरित भूकंप था। महाराष्ट्र में उल्कापिंड से बनने वाली झील कौन सी है, याद करो दिमाग में, कहेंगे कौन सी झील, लोनार झील। कोयना बांध में जो है भारी जल संचय के कारण जो है नीचे की चट्टानों पर दबाव बढ़ता है, जिससे बांध जनित भूकंप क्या होता है, आते हैं। जल जनित भूकंप आते हैं भाई साहब, बांध जनित या जल जनित वही बोल सकते हैं, क्योंकि बांध में क्या होता है, पानी होता है। ऐसे ही कोयना में जो है 1967 में भूकंप आया था। यह बांध एक पुराने भ्रंश पर जो है स्थित है। किस पर स्थित है, भ्रंश फॉल्ट पर जो है स्थित है। बांध जनित भूकंप मानव प्रेरित आपदा की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इसका कारण क्या है, बांध किसके द्वारा बनाया गया है, आप कहेंगे मानव द्वारा बनाया गया है, तो मानव जनित कारण भी हो सकता है। हिमालयी भूकंप प्लेट जो है, हिमालय क्षेत्र के जितने भी भूकंप आते हैं वो किस कारण से आते हैं, प्लेट विवर्तनिकी का परिणाम होते हैं। भूकंपों का सटीक पूर्वानुमान लगाना वर्तमान तकनीकी में भी अभी क्या है, कठिन चुनौती बना हुआ, सही से हम अनुमान नहीं लगा पाते हैं। शक्ति चक्रवात मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सक्रिय रहा था, तो आप क्या बताएंगे कि शक्ति चक्रवात जो है आपको यह किसके द्वारा, श्रीलंका द्वारा नामकरण, बंगाल की खाड़ी में। और क्या कहना चाहते हो, इसका नामकरण जो है किसके द्वारा किया गया था, तो शक्ति हमने कहाँ पर दिखाई थी, तो आप कहेंगे श्रीलंका द्वारा जो है इसका क्या किया गया था, नामकरण किया गया था। और ये जो है आपका कहाँ पर आया हुआ था, बंगाल की खाड़ी में आया हुआ था। तो बंगाल की खाड़ी में आया है तो क्या करना है, ध्यान कर लेना, न तो छोड़ देना है। बंगाल की खाड़ी में शक्ति का प्रभाव जो है मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी के पूर्वी तट पर देखा गया था। और देखेंगे शक्ति का जो है नाम किसके द्वारा दिया गया था, श्रीलंका द्वारा। हमने शक्ति वहीं पर दिखाई हुई थी, लक्ष्मण शक्ति कहाँ पर लगी हुई थी, श्रीलंका का मेघनाथ ने मारा हुआ था। बंगाल की खाड़ी में जो है अरब सागर की तुलना में क्या आते हैं, अधिक भूकंप आते हैं, चक्रवात आते हैं, सॉरी क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ की मौसमी परिस्थितियां ऐसी होती हैं। चक्रवात तब कमजोर होते हैं जब वे भूकंप से क्या हो जाते हैं, टकरा जाते हैं, क्योंकि हवा का फिर प्रवाह रुक जाता है तो फिर कमजोर हो जाते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की गति व्यापारिक पवनों द्वारा क्या होती है, निर्धारित होती है। बंगाल में जो है माँ शक्ति की क्या होती है, पूजा होती है, जिसमें से याद रखना आसान है। बंगाल में हाँ भाई पूजा होती है, किसकी होती है, किसकी पूजा होती है बंगाल में, आप कहेंगे जो काली, जो मतलब क्या बोलते हैं भाई, हाँ जो काली माता का सबसे प्रचंड मंदिर है ना, तो पश्चिम बंगाल का जो है वो कालका माता का मंदिर सबसे ज़्यादा फेमस है पूरी इंडिया में, ठीक है। तो कालका माता का मंदिर तो बंगाल से बगल की खाड़ी हो जाएगी, बंगाल की खाड़ी हो जाएगी। शक्ति चक्रवात जो है वहाँ पर आया हुआ था, और शक्ति कहाँ लगी थी, लक्ष्मण की लगी थी, तो वो जो है श्रीलंका द्वारा नामकरण किया गया था। चक्रवात चीड़ो किस देश से संबंधित है, भाई देख लेते हैं किस देश का, मोजाम्बिक का है, ठीक है।
मोजाम्बिक कहा तो आप क्या कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं कि क्योंकि मोजाम्बिक कहाँ पर पड़ता है, अगर ये बताओगे आप कि ये क्या है, इंडिया है, इंडिया के बाद में ये क्या है, हिंद महासागर है, और ये क्या है हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के बगल से जो ऐसा देश यहाँ पर पड़ता है उसे क्या बोलते हैं, ये देश कौन सा, मेडागास्कर है। और मेडागास्कर का जो यहाँ पर लगा हुआ देश है उसे क्या बोलते हैं, मोजाम्बिक, क्योंकि यहीं पर स्थित है मोजाम्बिक चैनल। ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये भूकंप आया हुआ था, कहाँ पर, अरब सागर में, और यह जो है मोजाम्बिक को जो है इसने क्या किया था, प्रभावित किया हुआ था। ठीक है। चीड़ों, चीड़ों से क्या ध्यान रखेंगे, चीड़ों से ध्यान रखेंगे चिड़िया, चिड़िया दिन भर क्या रहती है, अपनी मौज में उड़ती रहती है, मौज से हो जाएगा मोजाम्बिक। ठीक है, मोजाम्बिक यहाँ पर देश पड़ता है, अरब सागर को जो है प्रभावित करेगा। चक्रवात चीड़ों ने जो है दक्षिण पूर्वी अफ्रीकी देश मोजाम्बिक को क्या किया था, प्रभावित किया था। चीड़ों का नामकरण किसके द्वारा, मॉरिशस द्वारा किया गया था। मोजाम्बिक चक्रवात के प्रति अत्यधिक संवेदनशील देश है। चक्रवातों का व्यास 150 से 500 किलोमीटर तक हो सकता है। जूड़ चक्रवात भी इसी क्षेत्र में आया था। चक्रवात के केंद्र का वायु दाब क्या होता है, कम होता है, यानी कि लो प्रेशर का क्षेत्र होता है। चक्रवात हेलोंग का संबंध किस देश से है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसे इग्नोर कर सकते हैं, जापान का चक्रवात है, कोई जरूरी नहीं है। अगली बात करते हैं, जापान का ये हो जाएगा भाई, जापान का योगी चक्रवात, अभी यागी ध्यान रखा था। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ है, तो ये भी आप जो अभी पढ़ चुके हैं, कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में जो है सुनामी वार्निंग सेंटर स्थित है। तो 2004 की सुनामी के बाद जो है पूर्व सूचना प्रणाली विकसित करने के लिए हैदराबाद में जो है क्या किया था, यह केंद्र स्थापित किया हुआ था। सुनामी किस भाषा का शब्द है, जापानी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है बंदरगाह की लहर जो है होता है। गहरे समुद्र में सुनामी की ऊंचाई क्या होती है, कम होती है, और लहरों की गति जो है समुद्र में क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब सुनामी आती है तट के पास जो है सुनामी क्या हो जाती है, अत्यंत विनाशकारी हो जाती है। तट के पास क्यों होती है, क्योंकि भाई तट के पास में क्या होते हैं, लोग बसे होते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाती है, ये विनाशकारी होती है। 2004 की जो सुनामी को भारत के लगभग जो है 16,000 से अधिक लोग क्या हुए थे, हताहत हुए थे। पूरी दुनिया के जो है लगभग 3 लाख लोग क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे। लगभग 16 देश जो है 2004 की सुनामी से प्रभावित हुए थे। इंडोनेशिया के पास जो है उत्पन्न हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, यानी कि देश में जो है शहरी जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो आप क्या बताएंगे कि लगभग 72% के आसपास हमें ग्रामीण जनसंख्या देखने को मिलती है। तो भाई आंकड़ा ठीक है, तो 30, 28, 28% कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो 31% जो क्या हो जाएगी, आपकी शहरी जनसंख्या जो है देखने को मिल जाएगी। यानी कि 69.8% जनसंख्या क्या है, ग्रामीण है। भारत की कह रहा हूँ भाई, भारत की जो है 69.8% जनसंख्या क्या है, ग्रामीण है। और मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा कितना है, 72% जनसंख्या जो है ग्रामीण है। कहाँ पर, यह आंकड़ा है आपका इंडिया का, और यह जो है आपका मध्य प्रदेश का है। तो अगर इतनी जनसंख्या ग्रामीण है तो जो शेष जनसंख्या बचेगी वो क्या है, शहरी है। तो भारत में शहरी जनसंख्या पूछ रहा है, तो 31.2% माइनस करेंगे तो इतना बचेगा 100 में से, तो 31.2 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 31.2% जनसंख्या शहरों और शेष जो है गाँव में रहती है। भारत में नगरीकरण की दर में जो है क्या है, लगातार वृद्धि हो रही है, और नगरीकरण में जो है लगभग 31% ही वृद्धि है। 2001 से 11 की बीच जो है हजारों नए शहर क्या हुए हैं, अस्तित्व में आए हुए हैं। ग्रामीण शहरी प्रवास में जो है पुरुष प्रधानता क्या है, अधिक देखी जाती है, ये अपन चर्चा कर चुके हैं। प्रवास जनसंख्या का है, जनसंख्या प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का जो है एक मुख्य घटक है। मतलब किसी क्षेत्र में जनसंख्या में क्या है, परिवर्तन जो हो रहा है, उसका प्रमुख कारण में से एक कारण क्या है, प्रव्रजन। भविष्य में शहरी जनसंख्या का दबाव बढ़ने का अनुमान है। 2050 तक क्या कल्पना की गई है कि 2/3 जो है जनसंख्या बढ़ जाएगी शहरों की। अगली बात करते हैं, भारत की पहली डिजिटल जनगणना कौन सी होने वाली है। तो जो पहली बार जो डिजिटल जनगणना होगी, ये आपकी जो अभी आने वाली जनगणना है, जिसे आप क्या कह सकते हैं, 2021 की जनगणना कह सकते हैं, जो 2026-27 में होने वाली है, वो चली रही है भाई 2021 से। ठीक है, तो 2021 की जनगणना क्या होगी, पहली डिजिटल जनगणना होगी। 2011 की 21 की आगामी जनगणना भारत की जो है पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी, जो कि 2011 में आईसीआर तकनीक का उपयोग हुआ था। ठीक है, यानी कि आगामी जनगणना यानी कि आने वाली जनगणना जो 2011 के बाद आएगी।
जनगणना क्या है? एक संघ सूची का विषय है, ध्यान रखना है। परिवार नियोजन जो है समवर्ती सूची का विषय, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, गलती कर बैठोगे। भारत जो है दुनिया का पहला देश है जिसने जो परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया हुआ था 1952 में। जनगणना अधिनियम जो है कब बनाया गया था? 1948 में। आधुनिक जनगणना की शुरुआत स्वीडन देश से मानी जाती है और भारत में जो है जनगणना 1872 से क्या हुई थी? शुरू हुई थी, मेयो की समय से। अमेरिका ने सबसे पहले दशकीय जनगणना शुरू की थी और भारत में दशकीय जनगणना जो है 1881 में रिपन के समय पर शुरू हुई थी और जनगणना शुरू भारत में मेयो के समय पर हुई थी। दुनिया में सबसे पहले जनगणना स्वीडन में, दुनिया में सबसे पहले दशकीय जनगणना अमेरिका में हुई थी, ध्यान रखिएगा। रेक्टर, हालांकि इतने फैक्ट भाई आपको इंडियन ज्योग्राफी के हिसाब से ध्यान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है, जी के जीएस वाले फैक्ट हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी पूछा जा सकता है, तो ये रेयर प्रश्न माने जाते हैं। रेक्टर स्केल पर जो है मापी जाने वाली 2004 की सुनामी का भूकंप की तीव्रता कितनी थी? अभी देखा था 9.1 थी, 9.1 से 9.3 थी। और दुनिया का जो है तीसरा सबसे बड़ा भूकंप माना जाता है। कहाँ पर आया हुआ था? तो आप कहेंगे इंडोनेशिया के पास में आया हुआ था। कहाँ पर आया था? इंडोनेशिया का ये सुमात्रा द्वीप है। सुमात्रा द्वीप के जो है पश्चिम तट पर जो है भूकंप आया था और समुद्र की जो है लहरें ऐसे क्या होने लगी थी? ऐसे होने लगी थी, भारत में जो है टकरा गई थी। लगभग 16,000 लोग जिससे प्रभावित हुए थे। सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला राज्य कौन सा था? तमिलनाडु जो है सुनामी से प्रभावित होने वाला प्रमुख राज्य था। आगे बात करते हैं, जो 2004 की जो सुनामी आई थी सुमात्रा में जो है इतना बड़ा भूकंप आया था 9.1 से 9.3 के बीच का, और यह जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भूकंप माना जाता है। यह भूकंप वर्मी और भारतीय प्लेट के जो है टकराने का क्या था? परिणाम था। रिएक्टर स्केल एक एल्गोरिथम स्केल है जो तीव्रता क्या करता है? मापन करता है। तीव्रता मतलब क्षमता, ताकत, ऊर्जा का जो है मापन है। मर्केली स्केल का उपयोग भूकंप से हुए नुकसान को मापने के लिए किया जाता है। सिस्मोग्राफ तरंगों को जो है ग्राफ के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है, जो क्या होता है? एक भूकंप मापी उपकरण होता है। रिक्टर स्केल पर जो है एक अंक की वृद्धि का मतलब 32 गुना जो है अधिक ऊर्जा है। अगर कहीं पर 8 का भूकंप आया हुआ है, 8 तीव्रता का भूकंप आया हुआ, कहीं पर 9 का, तो इसका मतलब है कि ये 32 गुना जो है ज्यादा तेज खतरनाक था। अगली बात करते हैं, भारत के किस भूकंपीय जोन में जो है मध्यम जोखिम का क्षेत्र शामिल है? अब देखिएगा, तो अगर भूकंप जोन 5 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? उच्च जोखिम का क्षेत्र शामिल हो जाएगा, उच्च जोखिम और भयंकर। और 4 क्या हो जाएगा आपका? मध्यम। ये क्या हो जाएगा? 4 ये मतलब उच्च जोखिम प्लस जो है रिस्की हो जाएगा, ठीक है। और ये 4 वाला जो हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा आपका? उच्च जोखिम वाला क्षेत्र हो जाएगा। और भूकंप जोन 3 हो जाएगा, ये मध्यम वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये उच्च जोखिम प्लस रिस्की हो जाएगा और ये हो जाएगा उच्च जोखिम बस, और ये हो जाएगा उच्च मध्यम जोखिम हो जाएगा, ये जो है सामान्य भूकंप हो जाएगा। देख लेते हैं तो क्या सही होगा आपका? 3 जो है सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, 3 जो है आपका सही हो जाएगा। भूकंप जोन 3 को जो है मध्यम जोखिम वाला क्षेत्र माना जाता है। इसमें यूपी, बिहार, एमपी के कुछ लोग, तो मध्य प्रदेश हमारा कहाँ पर आता है? मध्यम जोखिम वाले भूकंप के क्षेत्र में आता है। भूकंप 2 जो है, भूकंप जोन जो 2 है, ये सबसे कम जोखिम वाला क्षेत्र है। भूकंप जोन 5 को जो है उच्च जोखिम वाला क्षेत्र मानते हैं। दिल्ली और मुंबई के हिस्से में जो है भूकंप जोन 4 में आते हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे भारत के सबसे बड़े शहर किस में आते हैं? भूकंप जोन 4 में। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने भूकंपीय मानचित्र में जो है कुल 4 भूकंप जोन जो है रखे हुए हैं। 5 कौन कौन से हैं? आप कहेंगे 5, 4, 3, 2, ये क्या है? भूकंप जोन है भारत के। भारत का प्रायद्वीप हिस्सा भी ये भूकंप संभावित माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोयना भूकंप, लातूर भूकंप, जबलपुर भूकंप ये आ चुके हैं। अगली बात करते हैं, 1737 में किस भारतीय शहर में भूकंप में आए लोगों में लगभग 3 लाख लोग मृत्यु हो गई थी? तो आप कहेंगे यह जो है कलकत्ता में भूकंप आया हुआ था। 1737 में कलकत्ता में ऐतिहासिक विनाशकारी भूकंप आया था, जिसमें भारी जनसंख्या हानि हुई थी। 1967 में जो है कहाँ पर? कोयना में भूकंप आया था, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। 1993 में लातूर में भूकंप आया था, जो भी महाराष्ट्र में पड़ता है। 1997 में जबलपुर में भूकंप आया था, जो कि आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। भूकंप के, अब भुज भूकंप ध्यान रखिएगा, भुज भूकंप कहाँ का है? 2001 का है, गुजरात का है। भूकंप के कारण नदियों के प्रवाह की दिशा भी क्या हो सकती है? बदल सकती है। भूकंप के बाद जो है आग लगना एक द्वितीयक आपदा हो सकती है। महान विभाजक वर्ष 1921 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई थी? तो आप क्या बताएंगे कि वे -31% जो है दर्ज की गई थी। अकाल और महामारियों के कारण जो है 1911 से 1921 के बीच में जनसंख्या वृद्धि में क्या हुई थी? कमी आई थी। 1921 को महान विभाजक वर्ष कहते हैं। 1951 से 81 के काल को जो है जनसंख्या विस्फोट का काल माना जाता है, मतलब क्या बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ी थी।
वर्तमान भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो कितनी है? आप कहेंगे 17.7% है। वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 1.64% है। नागालैंड ने 2011 में क्या है ऋणात्मक वृद्धि की हुई थी, जो कि -0.6% सर्वाधिक वृद्धि दर किसकी थी? तो आप कहेंगे मेघालय की सर्वाधिक वृद्धि दर थी 27%। IMD के अनुसार गंभीर सूखा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के भारतीय मौसम विभाग के अनुसार गंभीर सूखा जो है कब माना जाता है? जब वर्षा क्या होती है 75% से जो क्या हो कम हो, गंभीर सूखा माना जाता है। और 10% में जो है सूखा माना जाता है। तो क्या हो जाएगी? जब वर्षा 75% से कम हो। गंभीर सूखे की स्थिति तब होती है जब प्राप्त वर्षा वार्षिक औसत से जो 75% से भी क्या रह जाती है? कम रह जाती है। 10% की कमी सूखा की चेतावनी का संकेत है। जलीय सूखा सतही और भूमिगत जल के सूखने से संबंधित होता है, यानी कि जमीन का जब जो जल सूख जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? जलीय सूखा बोल देते हैं। ऐसी स्थिति में लोग प्यासे मर जाते हैं। जैसलमेर भारत का अत्यंत क्या है? सूखा प्रभावित क्षेत्र है। महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र मानसून की विफलता में अक्सर सूखा रहता है। दरअसल ये छाया क्षेत्र है एक प्रकार का। कौन सा क्षेत्र है? छाया क्षेत्र है। यहाँ पर भारतीय मानसून नहीं आ पाता है। इसके दूसरी तरफ पर्वत पड़ते हैं तो भाई सब मानसून टकराता है, यहाँ पर वर्षा करता है, यहाँ सूखा क्षेत्र हो जाता है। 1965 के सूखे ने जो है हरित क्रांति के लिए क्या किया था? प्रेरित किया था। इसी सूखे ने तबाही मचा दी थी। उत्तराखंड की केदारनाथ की त्रासदी 2013 का मुख्य कारण क्या था? तो आप कहेंगे बादल का फटना। क्या कहेंगे? बादल का फटना। साथ ही साथ में जो है मेघालय वो झील का भी टूट जाना, जैसे जो मतलब झील थी, ग्लेशियर था, वो पिघल गया था। बादल फटना और झील टूटना। केदारनाथ में जो है चोराबाड़ी झील के फटने और भारी बारिश में जो है बारिश से मंदाकिनी में क्या हो गई थी? अचानक बाढ़ आ गई थी। इसलिए वहाँ पर जो है 2013 में उत्तराखंड में बाढ़ देखी। देखिए 2013 में जो ध्यान रखेंगे उत्तराखंड में, 2018 में कहाँ धरेंगे? केरल में, 2014 में कहाँ ध्यान धरेंगे? जम्मू कश्मीर में। ये बाढ़ के प्रमुख वर्ष हैं। इस त्रासदी से जो है केदारनाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्र को तबाह कर दिया था। बाढ़ के कारण जो है पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की समस्या आ गई थी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? ब्रह्मपुत्र नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। बाढ़ से मृदा की उर्वरता में क्या हो सकती है? सुधार हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है भाई। अब जैसे यहाँ पर जो है पानी नहीं यहाँ पर कभी पहुँचता था, तो यहाँ जो है पानी गया यहाँ पर, तो ऐसे में क्या हो सकता है? नई मृदा वहाँ पर निर्माण हो जाता है। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आप क्या बनाएंगे? विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि इस समय पर वैश्विक जनसंख्या मुद्दों पर जागरूकता के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा 11 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़ थी। भारत ने 1952 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था। लाल उल्टा त्रिभुज परिवार नियोजन का क्या होता है? प्रतीक होता है। इस प्रकार का अगर लाल कलर का है, लाल कलर का ही बनाता हूँ भाई। ऐसा अगर त्रिभुज आपको देखने को मिल जाए, कहो कैसा? ऐसा त्रिभुज, तो ये संकेत देता है किसके लिए? त्रिभुज ऐसा ही बनता है, ऐसा आएगा भाई, ऐसा। ठीक है, तो ये संकेत देता है कि वहाँ पर परिवार नियोजन कार्यक्रम, जैसे किसी योजना में आप देखना जो पोस्टर वोस्टर में ऐसा लगा हो तो परिवार नियोजन संबंधित है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस वर्ष लाई गई थी? 2000 में। ये 22 अक्टूबर को जो है क्या की गई थी? लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? 22 अक्टूबर को। भारत में जो है 2011 में भारत की साक्षरता दर जो कितनी है? आप कहेंगे 74.4% जो है साक्षरता दर देखने को मिल जाएगी। 2000 डिजास्टर शब्द में अस्त्र का जो है क्या अर्थ होता है? डिजास्टर शब्द में जो अस्त्र का अर्थ क्या होता है? अशुभ होता है। क्या होता है? अशुभ। डिजास्टर मतलब आपदा को बोलते हैं। तो डिजास्टर शब्द जो है फ्रेंच के डिस शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब ये होता है क्या? अशुभ है, जिसका अर्थ है अशुभ तारा, अशुभ तारा। ठीक है। आपदा जो है, आपदाएं अचानक आती हैं और बड़े पैमाने पर क्या करती हैं? नुकसान करती हैं। आपदा दो प्रकार की हो सकती हैं, एक मानव निर्मित आपदा और एक प्राकृतिक आपदा हो सकती है। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी का रासायनिक आपदा थी। 2 दिसंबर, ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी। 2 दिसंबर की रात को 3 दिसंबर की सुबह पता चला था। 2-3 दिसंबर को जो है क्या हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी की भयंकर घटना हुई थी। यहाँ पर कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? MIC। ध्यान रखिएगा। इसे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा कौन सा ऑपरेशन जारी किया गया था? आप कहेंगे ऑपरेशन फेथ जो है गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया था। और इस समय पर जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था, मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे KM चांडी जो है इस समय पर राज्यपाल थे, ध्यान रखिएगा। और अर्जुन सिंह इस समय पर क्या थे? मुख्यमंत्री थे।
यूनियन कार्बाइड एक अमेरिका की कंपनी थी, यहाँ पर खाद बनाई जाती थी, वहाँ पर बहुत सारा केमिकल था। टैंक फट जाने के कारण जो है उस गैस का टैंक जो है लीक हो गया था, पूरे शहर में गैस ही गैस फैल गई थी, तबाही एकदम से आ गई थी भाई। मैंने तो इसको कुकू एफएम पर जो है इसकी बहुत स्टोरी सुनी थी, लगभग 8 घंटे की कहानी मैंने इसकी सुनी हुई थी, क्योंकि मुझे लगता था कि कभी न कभी जो है एमपीपीएससी में भोपाल गैस त्रासदी पर निबंध भी पूछा जा सकता है। तो पूरी कहानी जो है इसको पढ़ चुका हूँ, बहुत बड़ी कहानी है। तो ठीक है, लोग सो करके जाग रहे थे, इधर से मौत का तांडव उनके सामने घूम रहा था। बड़ी बड़ी घरों में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, एसी रूम में लोग बच नहीं पा रहे थे, इसलिए लोग भाग करके जो है शहर से बाहर जा रहे थे। लेकिन हवा जो है कहीं उनसे आगे जा रही थी, वो आगे से छींट कर उनके प्राण छीन रही थी। लोग देखते ही देखते क्या हो रहे थे, बेहोश हो रहे थे, जान से हाथ धो रहे थे। ठीक है, भोपाल जैसे शहर में, भारत की राजधानी। और आपको जान करके ताज्जुब हुआ कि जो यूनियन कार्बाइड कंपनी का मालिक था उसे यहाँ से भगा दिया गया था हमारे गद्दारों द्वारा। ठीक है, तो ये है रियलिटी, दैट इज इंडिया बोलते हैं ना। ठीक है, यह क्या है, भारत है, पॉलिटिक्स है। अब ऐसा थोड़ी ना हो सकता है भाई, एक आदमी जो है पुलिस प्रशासन की नज़रों से वीज़ा पासपोर्ट लेकर के एयरपोर्ट से चला जाए और कोई देख ना पाए। ठीक है, तो आज तक जो है अभी भी वहाँ पर जो है लोग जन्म लेते हैं तो विकलांग जन्म लेते हैं। ठीक है, भोपाल में तो ऐसा नहीं होता भाई। जो ये रसायन होते हैं ना बहुत खतरनाक होते हैं। इसका कचरा हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में जो है डालने की बात की जा रही थी, भोपाल कह रहा हूँ, मतलब भोपाल का कचरा उठा करके धार जिला में डालने की बात की जा रही थी। लोग बहुत विरोध कर रहे थे कि भाई हम नहीं डालने देंगे, क्योंकि वहाँ पर भाई ये केमिकल है, हवा पानी सब कुछ गंदा हो जाता है उस क्षेत्र का। और जहाँ पर ये ऐसा केमिकल हो जाता है ना, ये सिर्फ एक पीढ़ी के लिए नहीं होता है, उसका प्रभाव जो है विकलांग पैदा होने लगते हैं बच्चे जो होते हैं, अगली पीढ़ियाँ होती हैं वो दिव्यांग हो जाती हैं। तो चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना एक भीषण मानवीय भूल थी। ये कब हुई थी चेरनोबिल परमाणु त्रासदी? ये 1986 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? यूक्रेन में हुई थी। ऐसे यहाँ पर भी जो गलती के कारण क्या है, हजारों कर्मचारी जो है परमाणु भट्टी में काम करने वाले लोग मारे गए थे। यूक्रेन की घटना है ये। औद्योगिक आग और सड़क दुर्घटनाएं भी आपदा श्रेणी में आती हैं। भारत का लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार कितना, कोई खास प्रश्न नहीं है भाई साहब। ये 143 देखने को मिल जाएगा, लेकिन सिलेबस में नहीं है। ये मैं कह दूं सिलेबस में नहीं है लिंगानुपात, तो याद कर सकते हैं 943 जो है भारत का लिंगानुपात है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो है 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं हैं। क्या मतलब है भाई साहब? 943 महिलाएं यानी कि 57 पुरुष क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, बिना विवाह के जो है खत्म हो जाते हैं। ठीक है, या फिर यूं कहें शुद्ध भाषा में क्या बोलते हैं भाई, अनमैरिज रह जाते हैं। ठीक है, तो भाई साहब क्या है, क्या करना है, लड़कियों के महत्व को क्या करना है, स्वीकार करना है। सिर्फ पुत्र रत्न पर ध्यान नहीं देना है, कन्या रत्न पर भी ध्यान रखना है सभी लोगों को, अन्यथा फिर क्या होगा, ऐसे ही रहना पड़ेगा बिना विवाह के। आगे बात करते हैं। और ये स्थिति हरियाणा में देखोगे तो भाई साहब और भयानक है, क्योंकि हरियाणा का लिंगानुपात देखेंगे तो 837 है, यानी कि वहाँ सैकड़ा से भी ज़्यादा लोग, यानी कि कितने, अगर मुझे सही से जोड़ घटाना आ रहा है तो मैं सही से जोड़ लगा करके बताऊंगा आपको कि 163 लोग क्या रह रहे हैं वहाँ पर, कुंवारे बैठे रहते हैं। ठीक है, तो कुछ समय बाद क्या होगा भाई साहब, लड़कियों को जो है ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, किस लिए, क्योंकि जब इनका क्या होगा, शादी नहीं होगा, तो फिर लड़के क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि भाई हम अच्छा बन जाएं, बहुत अच्छा बन जाएं। तो ये लोग कोशिश करेंगे कि नौकरी वोकरी मिल जाए, तो फिर जो है लड़कियों के लिए जो है बिना उसके भी जो है क्या अच्छा जीवन मिल सकता है। बशर्ते क्या होना चाहिए, थोड़ी मोड़ी तो कुछ क्या होना चाहिए, क्योंकि लड़कियों की भी भीड़ लग जाती है। अगर क्या है आप जॉब में है तो फिर क्या है, लड़कियों की भी थोड़े से अच्छे खासे गुण हैं आपके पास में, तो फिर उसकी भी लाइन हो जाती है। चलिएगा, खैर बात करते हैं। वो जो है लेकिन होना चाहिए यार, सीरियस होकर कितना पढ़ेंगे, बहुत सीरियस रहते हैं। ठीक है, तो सीरियस रहने से नहीं है, मुझे भी सीखना है कैसे, मतलब हंसते हुए पढ़ना चाहिए, लेकिन पूरा हंसने हंसने मजाक में मत निकाल देना क्लासेस को, सीरियस होकर के ही क्या है याद रखना है। ठीक है, तो हंसना नहीं है किसी को क्लास के अंत तक। ग्रामीण लिंगानुपात शहरी लिंगानुपात से क्या है बेहतर दर्ज किया गया, मतलब गांव में लड़के जो है कुंवारे रहने वाले नहीं है, शहरों में जो है ज़्यादा स्थिति है, तो शहरों वाले और वो रहते हैं ना। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है भाई, लिंग निर्धारक जो है जी अब सिस्टम बंद हो गया है। पहले का सिस्टम है कि एमनियो सेंटोसिस परीक्षण जिसे बोलते हैं आप, टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह में ये चेक हो जाता था सब कुछ, ही क्या है बेटी है या बेटा है, तो फिर बाद में लोग क्या करवा देते थे, एबॉर्शन करवा देते थे।
तो ऐसी स्थिति अब नहीं होने वाली है। गवर्नमेंट ने इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। हालांकि पैसा वाले आज भी सब कर देते हैं, पहले अब घर में ही डॉक्टर रख लेते हैं, ठीक है, अस्पतालों में नहीं चेक करवाते, घर में ही डॉक्टर आ जाएगा। ग्रामीण लिंगानुपात जो है शहरी लिंगानुपात से क्या है, बेहतर दर्ज किया गया है। अगली बात करते हैं, केरल का लिंगानुपात जो है भारत में क्या है, सबसे ज़्यादा है। और हरियाणा का लिंगानुपात मामले में सबसे क्या है, कम लिंगानुपात है। केरल में वही 1000 से ज़्यादा है और हरियाणा में जो है 837 के आसपास है। लिंगानुपात सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक है। अगर आपके यहाँ पर लिंगानुपात कम है तो आपको बता रहा है कि आप भी आज भी आप क्या कर रहे हैं, महिला और पुरुष में भेदभाव करते हैं, इसलिए जो है आपके यहाँ पर लिंगानुपात में अंतर है। प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक का संबंध किससे है, तो आप क्या बताएंगे, प्रवास से जो है ये कारक दोनों होते हैं। क्या होते हैं देख लेते हैं। ये कारक है जो है लोगों के स्थान बदलने के कारण को दर्शाते हैं। प्रतिकर्ष कारक जो है मजबूर लोग क्या करते हैं, मजबूर लोग करते हैं, और अपकर्ष कारक जो है आकर्षित करते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या करते हैं, दो व्यक्ति क्या कर रहे हैं, गांव से जा रहे हैं, ठीक है। एक जो है कौन सा गांव है, ए गांव है, और एक कौन सा, बी गांव है। एक लोग जो है भाई साहब मजबूरी में क्या करता है, अपनी पेट पालने के लिए क्या करता है, शहरों में जो है वो जाता है। क्या करता है, शहरों में जाता है, शहर में जो है रोजगार की तलाश में जाता है। और एक व्यक्ति जो है वो इसलिए जा रहा है क्योंकि उसको यहाँ पर ना तो शिक्षा के लिए अच्छे से स्कूल मिल रहे हैं, ना तो शिक्षा के अच्छे से स्कूल मिल रहे हैं, ना ही स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर कोई अस्पताल है गाँवों में, और ना ही मतलब चलने के लिए सही से क्या है, सड़क है। तो ये सुविधाएं सभी की सभी शहर में हैं। तो ये सुविधाएं क्या करती हैं, लोगों को आकर्षित करती हैं। तो ये कारक कौन से हो जाएंगे, अपकर्ष कारक हो जाएंगे। कौन से कारक हो जाएंगे, अपकर्ष कारक हो जाएंगे। और जो मजबूर होकर के जाते हैं वो क्या करते हैं, प्रतिकर्ष कारक जो है कहलाते हैं, ठीक है। तो अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक दोनों समझ में आ गया। पहले शब्द आया हुआ था तो मैंने सोचा था बाद में से बता देंगे, ठीक है। तो अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक हो जाएंगे। गांव में पलायन का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, रोजगार होता है। जैसे किससे जोड़ सकते हैं आप, प्रतिकर्ष कारक से। बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा क्या है, अपकर्ष कारक के जो है उदाहरण है। ये किससे हो जाएंगे, शहरों में जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। कृषि में घाटा और प्राकृतिक आपदाएं भी प्रतिकर्ष का कारण बन सकती है। भारत में सबसे बड़े महानगर प्रवासियों के कुल मुख्य जो है गंतव्य स्थान है। महानगर कौन कौन से भारत में, आप कहेंगे चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये क्या है भारत के महानगर है। आगे बात कर लेते हैं, प्रवास से जो है नगरों में क्या होती है, मलिन बस्तियों का निर्माण होता है। मलिन बस्तियां जानते हैं, गंदी बस्तियां जहाँ पर बहुत सारा कचरा होता है, डस्टबिन होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अगली बात करते हैं, चक्रवात रागसा का नामकरण किस देश ने किया था। कहाँ का चक्रवात है, पहले ये देख लेते हैं। फिलीपींस का, हमें याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रशांत तो वहाँ का चक्रवात है। तो भूकंप आने पर जो है सबसे पहले धरातल पर कौन सी तरंगे पहुंचती हैं, तो क्या बताएंगे भाई, कौन सी तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं। तो आप क्या बताएंगे कि जैसे ही भूकंप किसी क्षेत्र में आता है और यहाँ पर सबसे पहले जो तरंगें पहुंचने वाली होती हैं, किन की गति जो है सबसे ज्यादा होती है। भूकंपीय तरंगें तीन प्रकार की होती हैं, एक होती हैं पी तरंगे, एक होती हैं, पी मतलब प्राइमरी, एस मतलब सेकेंडरी, एल मतलब क्या होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती हैं धरातलीय तरंगे। इनमें से जो सबसे ज्यादा गति इन्हीं की होती है। जिनकी सबसे ज्यादा गति होगी तो वही क्या करेंगी, सबसे आगे पहुंचेंगे, अर्थात क्या हो जाएंगी, प्राथमिक तरंगे जो है आपकी हो जाएंगी। ये जो है जो प्राथमिक तरंगे होती है, ठोस में भी क्या कर सकती हैं, गति कर सकती हैं, द्रव में भी गति कर सकती हैं। ठोस द्रव में तीन दोनों में गति कर देती हैं। ये जो है ठोसों में ज्यादातर गति करती हैं, और द्रव में जो है इनकी गति क्या हो जाती है, द्रव में नहीं गति कर पाती हैं, ठीक है। तो कैसे हमें पता चलेगा कि जैसे पृथ्वी की संरचना हमें पता करनी है, तो पृथ्वी में जो है भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया जाता है। अब हमें पता चला कि पृथ्वी में जो ये भाग क्या है, ठोस है, और ये भाग क्या है, तरल अवस्था में है ये भाग, और फिर ऊपर ठोस भाग है। तो जैसे ही यहाँ से तरंग चलती हैं पृथ्वी के केंद्र से, वो मानो कि यहाँ से निकली और यहाँ पर टेढ़ी हो जाती हैं, लेकिन यहाँ से जो तरंग गायब हो गई, हमने रिकॉर्ड कर रहे हैं ऊपर से, तो पता चला कि भाई साहब यहाँ से तरंग जो आ रही थी वो गायब हो गई है। अच्छा, गायब हो गई है, तो द्रव में जो है कौन सी तरंगें नहीं चल पाती हैं, तो आप कहेंगे कि सेकेंडरी तरंगें नहीं पता चल पाती हैं। तो हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ से सेकेंडरी तरंग आ रही है, अथवा ये भी पता चलता है अगर सेकेंडरी तरंग कहीं पर गायब हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि उस भाग में क्या है, तरल भाग में पृथ्वी है, क्योंकि ये द्रव अवस्था में जो है नहीं चल पाती हैं। कौन सी तरंगें, सेकेंडरी तरंगें। और लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं, ध्यान रखिएगा, धरातली तरंगें भी कहते हैं, सबसे खतरनाक होती हैं। क्या होती हैं, सबसे खतरनाक लिखना है भाई साहब, ठीक है, मतलब सबसे क्या होती हैं, डेंजर बोल सकते हैं, डेंजर,
ऐसे ही लिखते हैं स्पेलिंग, जैसी भी हो, ठीक है। सबसे भयानक तरंगें जो ज़्यादा नुकसान करने वाली तरंगें होती हैं, संरचना इनसे टूट जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं, प्राथमिक तरंग सही हो जाएगा। पी तरंगे जो है अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, उनकी गति जो है सबसे अधिक होती है, वे इसलिए सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं। पी तरंगे जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में क्या है चल सकती हैं। एस तरंगे केवल जो है ठोस माध्यम में ही गमन कर सकती हैं। एल तरंगे धरातल पर चलती हैं, यह जो है सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। भूकंपीय तरंगों की गति माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी, मैं कह सकता हूँ कि डेंसिटी अनुक्रमानुपाती मूवमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि जितनी ज़्यादा घनत्व उतना ज़्यादा मूवमेंट यानी कि गति। सिस्मोग्राफ पर इन तरंगों का जो है समय अंतराल भूकंप के केंद्र से दूरी जो है बताता है, तो ध्यान रखिएगा। सेंसस 2011 का शुभंकर क्या था? सेंसस को हिंदी में बोलते हैं जनगणना। क्या बोलते हैं? जनगणना। जन, ठीक है, गणना सही लिख रहा हूँ ना। जनगणना का 2011 का जो शुभंकर था मस्कट, वो क्या था? एक प्रगणक शिक्षिका जो है, ये क्या थी? हमारी जनगणना का शुभंकर था, प्रतीक चिन्ह। 2011 की जनगणना जो है एक प्रगणक शिक्षिका यानी कि इम्यूनेटर जो है, ये टीचर को जो है शुभंकर बनाया गया था, प्रगणक शिक्षिका। जनगणना का जो है लोगो पदार बिंदा रथ ने डिजाइन किया था, ठीक है भाई साहब। ये जो लोगो डिजाइन किया था खतरनाक व्यक्ति ने डिजाइन किया हुआ है, पदार बिंदा रथ ने जो है डिजाइन किया हुआ था। 2011 की जनगणना आज़ादी के बाद जो है 7वीं, और जब से भारत में शुरू हुई थी तो उस समय से देखें तो 15वीं जनगणना है। जनगणना आयुक्त तो कौन थे? सी चंद्र मौली साहब जो जनगणना आयुक्त थे। इस जनगणना में पहली बार जो है व्यापक स्तर पर डिजिटल तकनीकी का प्रयोग हुआ था, लेकिन ये पूरी तरीके से नहीं था। क्या है? पूरी तरीके से नहीं था। पूरी तरीके से जो है 2011 के बाद वाली जनगणना में होगा। हमारी जनगणना हमारा भविष्य क्या था, इसका मुख्य क्या था? संदेश था या नारा था? 42 नंबर का प्रश्न है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? बिना देखे बता दीजिएगा कि दिल्ली जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो क्या है केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली भारत की राजधानी होने के साथ साथ सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार का जो है जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व लगभग 11,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। दादर और नागर हवेली में दशकीय वृद्धि दर में जो है रिकॉर्ड बनाया गया है, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा वृद्धि दर जो है दादरा नागर हवेली में हुई है। पुदुचेरी का लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है? बेहतर है। भारत में अकाल और सूखे के कारण किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? देखिएगा, सिंपल अगर जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में पूछे ना महान विभाजक वर्ष, तो क्या बताएंगे आप? 1921 बताएंगे। कब? जब अगर जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में पूछे, लगन अगर आपसे पूछे किसके बारे में, अगर आपसे ये पूछता है किसके बारे में कि अकाल के बारे में, तो क्या बताएंगे? जो 1918 का वर्ष है वो क्या है? सूखे के कारण किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, ठीक है। 1965 में जो है भारत में क्या है? एक भयंकर सूखा देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? भयंकर सूखा देखने को मिलता है, जिसके कारण हमें जो क्या हुआ था? हरित क्रांति जो है करने पर हम क्या हो गए थे? मजबूर हो गए थे। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, ठीक है, कई बार इंटरव्यू में। तो 1918 सही हो जाएगा। 1918 का भीषण सूखा जो है स्पेनिश फ्लू महामारी ने जो है 1921 में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया था, ठीक है। तो उसकी शुरुआत जो है 1921 की जो है महामारी जो आई हुई थी, तो इसी सूखे के कारण जो है आई हुई थी, फ्लू के कारण जो है महामारी फैली थी। 1899 के अकाल को छप्पनिया अकाल के रूप में याद किया जाता है। 1899 का अकाल को छप्पनिया अकाल कहते हैं। 1965 के अकाल के समय जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। किसने दिया हुआ था जय जवान जय किसान का नारा? तो आप कहेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा दिया गया था। अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री की वो कहानी किसने पढ़ी हुई है? हिंदी में पढ़ी हुई है ना आपने? जिसमें क्या था भाई, मुझे याद नहीं है, कौन सी क्लास में था, हिंदी में था। उसमें जिसमें लाल बहादुर शास्त्री स्कूल तैर कर जो है क्या करते, मतलब नदी तैर करके जो है स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। 2000 का सूखा जो है सूखी पश्चिमी भारत के लिए अत्यंत कठिन था, और अकाल के कारण बड़े पैमाने पर क्या हुई थी? भूखमरी और पलायन होता ही है भाई, जहाँ अकाल पड़ जाएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र जो है पारंपरिक रूप से सूखाग्रस्त है, ठीक है। मतलब इसका तो इतिहास ही है भाई, ये पारंपरिक रूप से, मतलब ये हमारी परंपरा है। यहाँ सूखा पानी कम बरसना कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी परंपरा है सूखा में जीने की, ठीक है। चक्रवात दाना से भारत का कौन सा राज्य जो है सबसे अधिक प्रभावित हुआ था? तो पहली बात आपको क्या ध्यान रखना है?
पहली बात आपको क्या ध्यान रखना है कि दाना का नामकरण जो है किसके द्वारा किया गया था? कतर देश द्वारा किया गया था, कतर देश द्वारा। और यह जो है कहाँ पर आया हुआ था? तो आप कहेंगे जो दाना चक्रवात है वो बंगाल की कहाँ पर आया हुआ था? आप कहेंगे खाड़ी में आया हुआ था, बंगाल की खाड़ी में। अब बंगाल की खाड़ी में आया हुआ था तो कौन सा राज्य प्रभावित होगा? क्या गुजरात होगा? अगर कहोगे ना हाँ तो फिर क्या गुस्सा आ जाएगा। क्या केरल होगा? कहोगे नहीं। अब जो है आपके पास में दो ऑप्शन बच जाते हैं, दो ऑप्शन में दीमक लगाइएगा तो कहेंगे हमारा दीमक जो है कहाँ पर लगेगा? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जो है चक्रवात प्रभावित किया हुआ था। दाना कतरते समय क्या होता है? भूसा उड़ता है, उड़ता है, उड़ता है। उड़ीसा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जो है सही हो जाएगा। चक्रवात दाना ने जो है मुख्य रूप से भारत के पूर्वी तटीय राज्यों और पश्चिमी बंगाल को जो प्रभाव डाला हुआ था। इसका नामकरण किसने किया था? कतर देश ने किया हुआ था। उड़ीसा अपनी आपदा प्रबंधन तैयारियों के लिए जो है प्रसिद्ध है, क्योंकि उड़ीसा में भाई क्या है, ये बार बार यहाँ पर समुद्री आपदाएं आती रहती है, इसलिए वो वहाँ पर जो है स्पेशल फोर्स रहती है हमेशा। सुंदरबन का डेल्टा चक्रवात की लहरों से मिट्टी के कटाव का जो है सामना करता है। और अगर हम बात करें चक्रवात में जो है फसलों विशेषकर धान की फसल को भारी नुकसान होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की बात करें, दोनों क्या हैं? ये आपके चावल उत्पादक क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं। कौन से क्षेत्र? चावल उत्पादक क्षेत्र। और तटीय क्षेत्रों में ज्यादा करके चावल होता है, क्योंकि वहां पर जो है सिंचाई हो जाती है। तो अगर चक्रवात आएंगे तो कौन प्रभावित होगा? चावल ही प्रभावित होगा। दाना का अर्थ जो है कतरा या छोटा मोती होता है। 45 नंबर का प्रश्न है, रिंग ऑफ फायर का क्षेत्र का संबंध जो है किस महासागर से है? तो आप क्या बताएंगे? इसका संबंध जो है आपका प्रशांत महासागर से है। यह प्रशांत महासागर के चारों ओर का क्षेत्र है जहां दुनिया के जो है अधिकांश भूकंप और ज्वालामुखी का क्या होता है? विस्फोट होता है। प्रशांत महासागर के जो है टाइफून इसी क्षेत्र की देन है। यह क्षेत्र प्लेट विवर्तन की दृष्टि से क्या है? सक्रिय है। सुनामी आने का मुख्य स्रोत जो है यही पेटी है। जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया इसी रिंग फायर में आते हैं, इसलिए इंडोनेशिया में अक्सर आप देखते होंगे कि यहाँ पर जो है ज्वालामुखी ब्लास्ट होता रहता है। दुनिया के लगभग 80% भूकंप जो है रिंग ऑफ फायर में आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर कितनी है? तो आप क्या कहेंगे? 74। क्या बात करते हैं भाई, 73 है ना? अभी कहीं पर मैंने 74 पढ़ ली हुई, लेकिन मुझे लगता था ऐसा कि 73 जो है क्या है, एग्जैक्ट डाटा है, लेकिन 74.4 जो है यहाँ पर माना गया। चलिएगा आगे बात करते हैं। जनगणना की वेबसाइट में एक बार क्या करेंगे? चेक करेंगे। ठीक है, 74.4% क्या है? ये भारत की जो है साक्षरता है 2011 की जनगणना के अनुसार। पुरुष साक्षरता जो है 80%, महिला साक्षरता 64%। भारी अंतर है, ठीक है, लेकिन फिर भी टॉपर कौन बनती हैं? लड़कियां बनती हैं। लड़के जो है टॉपर नहीं बन पाते हैं क्योंकि अच्छे से नहीं पढ़ते। लैंगिक साक्षरता अंतराल अभी एक चुनौती बना हुआ है। केरल साक्षरता के मामले में क्या है? शीर्ष स्थान पर है। सब बिहार जो है क्या है? सबसे नीचे से है। लॉर्ड रिपन के काल में भारत में पहली व्यवस्थित जनगणना हुई थी, किस वर्ष हुई थी? तो आप कहेंगे 1881 में हुई थी, जो कि रिपन के समय पर हुई थी। और 1872 में जो है मेयो के समय पर हुई थी। 1881 में भारत में जो है प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर नियमित जनगणना शुरू की गई थी। 1872 में मेयो ने जो है पहली बार जनगणना करवाई थी, लेकिन पूरे देश के लिए व्यवस्थित नहीं थी। जनगणना आयुक्त WC प्लाउडेन 1881 की प्रक्रिया के प्रमुख थे। 1951 जो स्वतंत्र भारत की क्या है? पहली जनगणना का वर्ष था। जनगणना का कार्य जो है कौन सा मंत्रालय देखता है? ध्यान रखिएगा, पूछ लेगा ना प्रश्न तो जो नहीं बनेगा फिर जो है क्या करोगे? गलती कर दोगे। अच्छा प्रश्न है, ठीक है। कई लोगों को नहीं पता होता कि जनगणना का जो कार्य किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो आप क्या कहेंगे? गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर के अंतर्गत आता है। 2011 की जनगणना भारत की जो है कुल 15वीं जनगणना और आज़ादी के बाद से क्या है? ये 7वीं जनगणना थी। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर जो है आने वाले प्रवास में रमेश किस कार्य से कुशल हुआ? क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, कैसा क्वेश्चन है? ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर होने वाले प्रवास में रमेश किस कार्य में कुशल हुआ? भाई साहब केस स्टडी तो मेरे पास है ही नहीं। केस स्टडी ऊपर आपको देखने को मिलेगी, गद्यांश देखने को मिलता है और उसमें नीचे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो केस स्टडी आप जिससे संबंधित होगी तो आप उस केस स्टडी को पढ़ करके बता देंगे किससे संबंधित होगा। तो वेल्डिंग दिया हो, केस स्टडी के अनुसार रमेश ने जो है सूरत जाकर वेल्डिंग का काम, मतलब केस स्टडी बेसिक क्वेश्चन है। ITC जोड़ इंडियन ओ इंडस, क्या बोलते हैं भाई? इंडस है क्या यहाँ पर? इंडो होना चाहिए, इसका पूरा नाम क्या होता है? इंडो होता है। इंडो
इसे क्या पढ़ेंगे, सांगपो है, सांगपो। इंडो सांगपो सचर जोन किन दो क्षेत्रों को विभाजित करता है? तो आप क्या बताएंगे, यह जो है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को विभाजित करता है। ये ट्रांस हिमालय है और ये क्या है, महान हिमालय है। इनके बीच के क्षेत्र का जो विभाजक रेखा है वो क्या है, IT से है। दरअसल एक प्रकार का पुरवाई वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भूकंप बहुत आते हैं। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच का क्षेत्र क्या है आपका, IT से जेड है। यह क्षेत्र भ्रंश क्षेत्र है। हिमालय की मुख्य श्रेणियों को ट्रांस हिमालय से क्या करता है, अलग करता है। ट्रांस हिमालय में जो है काराकोरम और लद्दाख श्रेणियां शामिल हैं। काराकोरम जो है पर्वतमाला को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। गॉडविन ऑस्टिन जो है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो काराकोरम पर स्थित है। सिंधु और सांगपो नदियां इसी संरचना का जो अनुसरण करती हैं। हिमालय एक क्या है, नवीन वृहद पर्वत है। आज का लास्ट प्रश्न है, भुज में विनाशकारी भूकंप जो है किस ऐतिहासिक दिन आया हुआ था? तो आप कहेंगे 2026 जनवरी के दिन 2001 में आया हुआ था। कल्पना कीजिए भाई, एक तरफ झंडा ऊंचा फहरा रहे हैं, एक तरफ जो है लोग तबाही मच रही है। दिसंबर 2004 में हिंद महासागर की जो है क्या ध्यान रखेंगे, सुनामी। क्या ध्यान रखेंगे, सुनामी। ठीक है, तो ये जो है भुज में जो है 26 जनवरी 2001 को गणतंत्र दिवस के दिन जो है सुबह है भूकंप आया था, जिसने कच्छ में भारी तबाही मचाई हुई थी। इस भूकंप ने गुजरात के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया था। भुज और कच्छ भूकंपीय जोन 5 में पड़ते हैं, भूकंप यानी कि सबसे खतरनाक जोन में। भूकंप के बाद जो है पुनर्निर्माण की एक बड़ी प्रक्रिया जो है शुरू होती है। कच्छ क्षेत्र एक सक्रिय टेक्टोनिक सीमा प्लेट पर जो है स्थित है। इस आपदा ने भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम के महत्व को रेखांकित किया और बताया कि भाई साहब आपदा प्रबंधन की जरूरत है। बोलो सियाबल रामचंद्र शंकर हरिओम। ये क्या हो जाती है, हमारी क्लास जो है यहाँ पर खत्म हो जाती है। और अपन ने क्या देखे, 50 प्रश्न देखे, उनका सॉल्यूशन देखा। बहुत वादे से कह सकता हूँ, पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि भाई साहब इससे बाहर जो है आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला है इन टॉपिक से। ठीक है, तो अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन किए, बस एक बार टेस्ट लगा लीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। चलिएगा, धन्यवाद।